की हर विचारधारा का मूल आधार है और संविधान में इसी बात को लाया गया। और संविधान में समानता की बात कैसे की गई है उसके लिए 14, 15, 16, 17, 18 आर्टिकल यूज किए गए हैं, लेकिन 14 फंडामेंटल है। इसका मतलब क्या है? बड़ी सिंपल सी बात है। तो उसके व्यवहारिक एग्जाम्पल आप देख के अनुच्छेद 14 को आप देख लेंगे। कुछ पूछना है? आवाज क्या हो रही है? अब ठीक है? आवाज ठीक आ रहा है? कुछ ज्यादा ही तेज हो गई या ठीक है? अच्छा, तो समानता, इक्वलिटी। किसी बच्चे ने पूछा इक्वलिटी इक्विटी में क्या डिफरेंस है, अभी आपको पता चल जाएगा। जब हम समानता की बात करते हैं तो पहला एग्जाम्पल है, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति दिल्ली में रह रहा है, दूसरा व्यक्ति छत्तीसगढ़ के जनजाति समुदाय का व्यक्ति है, तीसरा कोई व्यक्ति दिल्ली में तो रह रहा है लेकिन एक है दिल्ली का मेल पुरुष, दूसरी है दिल्ली में रहने वाली महिला, एक है अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ में रहता है, और फिर दूसरा आप ये कह सकते हैं कि दूसरा व्यक्ति है जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में रह रहा है, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में रह रहा है, या इसमें कोई एक व्यक्ति चाहे अमीर है गरीब है। इन समाज में अलग अलग किस्म के लोग आते हैं। अपने क्लास को ही देख लीजिए तो ये शायद कंडीशन आप क्लास के लिए भी अप्लाई हो जाएगी। तो सवाल ये है, जो हमारे यहाँ कानून चलता है जैसे मोटर वाहन अधिनियम, जो हमारे यहाँ जितने कानून चलते हैं, जितने हमारे कानून हैं, अच्छा मतदान का अधिनियम, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, सभी के लिए समान है या अलग अलग है? मोटर वाहन अधिनियम, आईपीसी की धारा 302 सभी के लिए समान है। इसी को अनुच्छेद 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समानता। इसी को अनुच्छेद 14 में क्या विचार दिया गया है? इक्वलिटी बिफोर लॉ। सभी विधि के समक्ष समान है। कुछ पूछना है? थोड़ा रुक जाइए, एक बार मैं बता दूं, उसके बाद हो सकती हो आपके बात का जवाब मिल जाए, उसके बाद आप पूछ लीजिएगा, मैं आपको पूछने का मौका दूंगा। इसका मतलब है हर व्यक्ति विधि के समक्ष समान है। इसलिए हमारे यहाँ अब मान लीजिए कोई आप छत्तीसगढ़ से दिल्ली में आए और आपने वाहन चलाना सीखना शुरू कर दिया और स्कूटी पे किसी को भिड़ा दिया और वो गिरा और अचानक मर गया, तो आपको इसलिए राहत दी जाएगी कि आप छत्तीसगढ़ से आए हैं? राहत तो नहीं दी जाएगी। तो सलमान खान के घर के ऊपर किसी ने फायरिंग की तो ये कहा जाएगा नहीं नहीं जनजाति समुदाय का व्यक्ति है, वो अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति है। एक बार कोई महिला कार चला रही थी, मुझे चापते चापते बची भी, मैं सड़क पर खड़ा था, मैंने कहा ये क्या कर रही हो? मैं दौड़ के भागा उधर, उनका देखते नहीं, मैं गाड़ी चला रही हूं। मैंने कहा मैडम आप वो कौन? तो उन्होंने कहा नौसिखिया। मैंने कहा आप तो मरोगी, दूसरे को भी ले जाओगी। अब बताओ कानून महिला के अलग लग जाए? मोटर वाहन अधिनियम का कानून एक ही लगेगा, अलग अलग लगेगा? बस सीधी सी है, यानी सब बराबर हैं। एक खास बात है, विधि के समक्ष सलमान खान आ जाए। विधि के समक्ष समानता का दूसरा मतलब यह है कि विधि के समक्ष कोई भी आ जाए, चाहे वो दबंग आ जाए। सलमान खान ने चिंकारा मारा, एक ही लॉ लागू हुआ या उनके लिए कोई अलग लॉ है? अभी आप देखेंगे हमारे यही मामला उच्चतम न्यायालय में आया था, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में। जितने विपक्षी दल के लगभग 11 पार्टी के लोग उच्चतम न्यायालय में गए और उन्होंने उच्चतम न्यायालय से कहा कि हमारे ऊपर ये मामले नहीं चलने चाहिए। उच्चतम ने कहा क्यों नहीं चलने चाहिए? उन्होंने कहा हम राजनेता हैं। उच्चतम ने कहा एक बार अनुच्छेद 14 देख क्या ना, क्या नेता, अब क्या सामान्य व्यक्ति, क्या चपरासी और क्या सीएम, कानून एक ही है। तो मान लीजिए कल के लिए अगर सोच के देखिए, सलमान खान के ऊपर जो लागू होगा वही मुख्यमंत्री शिंदे के ऊपर कानून लागू होगा, वही संजय दत्त के ऊपर कानून लागू होगा। ये कितनी बड़ी बात है। संजय दत्त सांसद, आप जब देखते होंगे संजय दत्त सलमान खान ये दो राउडी आदमी थे पूरी फिल्म इंडस्ट्री में।
पापा एक बड़ी बाप के बेटे थे। अच्छा, बड़ी बाप के बेटों के साथ समस्या हो जाती है। अच्छा, जब हम बच्चे कई बार छोटी स्थिति में रहते हैं तो हमें लगता है अरे हमारी बेरोजगारी, गरीबी है, पैसा नहीं मिल रहा है। अरे आप याद रखो, इन संकट ने आपको कई समस्याओं से बचा के रखा है। हम नकारात्मक रूप में सोचते हैं, हमेशा सकारात्मक रूप में सोचना चाहिए। एक एडवर्टीजमेंट मुझे बड़ा अच्छा लगता था, आजकल नहीं आता टीवी पे। तो एक आदमी स्कूटर चला के जाता था, उसकी पत्नी पीछे बैठी थी। तो पत्नी कहती, बताओ कार होता तो कितना अच्छा होता, ऐसे हम जीवन में स्कूटर पे चलते रहेंगे। तो पति अचानक ब्रेक मारता था और पत्नी को धक्का लगता था। तो पति कहता था, ये मजा कार में नहीं मिलेगा। दोस्तों, सोचने का नजरिया हमारा ऐसा होना चाहिए। नहीं, ये बात बहुत जरूरी इसलिए है, कई बार हम जब दूसरे से तुलना करते हैं तो हम क्या मान लेते हैं, यार भगवान ने सारी समस्या हमारे साथ ही की है, अजीब सी बात है, हमारे साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। अरे अन्याय नहीं हो रहा है, आपको भगवान ने महान बनाने का रास्ता दिया है, आप याद रखिए। बस अपना काम करते जाइए। इसे जो मोटिवेशन आप में है, शायद वो मोटिवेशन किसी पैसे वाले व्यक्ति के पास नहीं हो सकता। तो जीवन को हमेशा सकारात्मक तरीके से देखना चाहिए। अब समाज में सभी की परिस्थितियां तो अलग अलग होती है, इसलिए आर्म्स एक्ट के अंतर्गत चाहे वो सलमान खान हो चाहे संजय दत्त हो, एक ही कानून लगेगा। और संजय दत्त के पिता भी सांसद थे, बहन सांसद। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में संजय दत्त का बड़ा दबदबा था, उसके बावजूद वो खोपचे में गए और 5 साल तक बाहर नहीं आ पाए। यानी क्या कमाल की बात हमारे संविधान ने कही है। अनुच्छेद 14 यही बात कहता है, सभी विधि के समक्ष समान है। यह अनुच्छेद 14 है, संविधानवाद को फिर से दोहराना है। अगर विधि समान है तो पीएम, डीएम और सीएम बड़े हैं, लॉ बड़ा है। अनुच्छेद 14, हमारे 2 प्रकार के लॉ है, एक अनुच्छेद 14 है, दूसरा पीएमएलए है। तो पीएमएलए भी बड़ा है, अनुच्छेद 14 बड़ा है। इसलिए अनुच्छेद 14 है, सरकार के ऊपर ब्रेकर है। इसलिए कहा जाता है फंडामेंटल राइट सरकार की शक्तियों को सीमित करते हैं। ये बात अनुच्छेद 14 से समझ सकते हैं। यानी अनुच्छेद 14 नहीं है, राज्य के ऊपर हमेशा के लिए लटकती हुई तलवार है। राज्य कुछ भी कर सकता है, ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो अनुच्छेद 14 के खिलाफ हो। इसे अनुच्छेद 14 को ऐसा मत दे कि हिंदुस्तान की किसी लॉ को मैं चैलेंज कर दूंगा आर्टिकल 14 के आधार पे। इसका मतलब है कि अनुच्छेद 14 ना होता फिर तो हम संसदीय विधि को चुनौती दे नहीं पाते, फिर तो संसद कुछ भी विधि बना देती, कोई लॉ बना देती। इसलिए फंडामेंटल राइट सरकार की शक्तियों पर लगाम लगा के रखती है, लेकिन सभी विधि के समक्ष समान होंगे। यानी एक बेरोजगार व्यक्ति भी, एक रिक्शा चालक भी, सलमान खान भी। क्योंकि सलमान खान जिस मामले में, एक मामले में उनके ऊपर केस था कि उन्होंने कार चलाते हुए किसी व्यक्ति को दबा दिया। अब उसमें उनके वकील यही प्रूव करना चाहते थे कि जिस समय जो दुर्घटना हुई उस समय सलमान खान गाड़ी नहीं चला रहे थे। यानी वाहन अगर हमारे अंबानी चलाएंगे, सामान्य व्यक्ति चलाएगा, दुर्घटना के मामले में दंड वही मिलेगा। बहुत बड़ी बात है ये। लेकिन आपको दिखने में ये समानता की बात तो ही है। यहां जो हम समानता का मतलब समझ रहे हैं, ये समानता का मतलब क्या है? समान व्यवहार। आपके संविधान में जो लिखा हुआ है विधि की समक्ष समानता, आर्टिकल 14 की लैंग्वेज पहली की क्या होती है? सभी व्यक्ति विधि के समक्ष समान होंगे। व्यक्ति यानी क्या, नागरिक या विदेशी, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। यूक्रेन का व्यक्ति कोई अपराध करेगा तो ही वही सजा होगी, भारतीय करेगा तो ही वही होगी। अब कोई बांग्लादेश से घुसपैठी आ जाए और कोई अपराध कर दे तो हम कहे नहीं भैया तो विदेशी है। क्या देशी क्या विदेशी, कानून सबके लिए एक जैसा रहेगा। इसलिए इसे ही कहते हैं समान व्यवहार या विधि की समक्ष समानता। सब समान हो गए। और ये बड़ा प्रगतिशील विचार है, क्योंकि हमेशा सामंतवादी समाजों में ऐसा नहीं होता था। सामंतवादी समाजों में तो अलग अलग व्यवहार होते थे, लेकिन इसमें कुछ आपको खामी दिख रही है। सभी लोगों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए। देखिए, समानता का मतलब इक्वल ट्रीटमेंट करना नकारात्मक विचार है। जैसे मान ली पूरे क्लास को मैं इक्वल ट्रीटमेंट करना चाहूं, मैंने कोई टेस्ट लिया और पूरे क्लास के बच्चों को एक एक पेन दे दी, ये इक्वल ट्रीटमेंट है। यही समानता का विचार है, विधि के समक्ष समानता। यानी समानता का नकारात्मक मतलब है, एकांगी मतलब है सबके साथ एक जैसा व्यवहार। अब आप कहेंगे कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार का मतलब है अब हम कोई कल मैच आयोजित करें, उसमें मैच आयोजित होगा और सब बच्चों को एक एक ट्रॉफी मिलेगी, जीते हारे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको ट्रॉफी समान मिलेगी।
ये समानता के व्यवहार में ये प्रगतिशील विचार है या नकारात्मक है? क्यों? क्या? इसीलिए इसलिए कल किसी ने कहा था अब समान व्यवहार का मतलब है जो पहले आए क्लास में वो सीट पर, जहां जो पहले आए वो बैठेगा। लड़कियों के यहां कोई वरीयता नहीं मिलेगी। ये समानता का व्यवहार है। वो अभी पूरी बात तो सुन लो। मैं तुमको बैठा दूंगा, कौन बैठना चाहता है भाई? जो इतना इच्छुक है मैं उसको स्पेशली बैठा दूंगा। अभी बैठा दूंगा, चिंता मत करो। उसके बाद लड़कियां तुम कूट के बाहर करेंगे तुमको। मजाक कर रहा हूं भाई, क्लासमेट आप सब लोग हो, लेकिन समानता का व्यवहार तो वही है। इसमें समस्या ये है, देखिए अब अभिषेक कभी न्यायपालिका में जाए तो न्याय की देवी की आंखें बंद रहती हैं, यानी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती। तो समानता का मतलब तो ये होगा ना किसी का विशेषाधिकार न किसी के साथ भेदभाव। लेकिन समस्या ये है, छत्तीसगढ़ में रहने वाले किसी अनुसूचित जनजाति व्यक्ति की सामाजिक हैसियत बिल्कुल अलग है। और एक खास बात है, समानता विधि में आप कर रहे हो, जबकि समानता का मतलब सामाजिक भी होता है, आर्थिक भी होता है। अब समाज ने इसके साथ सदियों के साथ छत्तीसगढ़ के जंगलों में रहने वाला कोई जनजातीय समुदाय का व्यक्ति जिसने न कोई आधुनिक जीवन देखा, न उसके पास कोई आधुनिक सुविधा है, न उसके पास मोबाइल है, न वो पढ़ा लिखा, और आपने कह दिया कोई बात नहीं, आपको तो मतदान का अधिकार दिया गया है, आपको तो यूपीएससी एग्जाम में बैठने की सुविधा है, हमने तो कानून बना दिया है। कानून बनाने से समानता आएगी या किसी को गोद लेने की भी आवश्यकता पड़ेगी? याद रखिए, समानता का मतलब क्या है? इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए, किसी को कुछ विशेष वरीयता भी दे दी जाए। विशेष वरीयता किसको दी जाए? जो वंचित है, जो वंचित है। इसलिए सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए, या किसी को कोई खास संरक्षण दे दूं। किसको संरक्षण देने की आवश्यकता पड़ती है? समाज का जो वंचित वर्ग है, बच्चों को, महिलाओं को, जनजातियों को, इनको संरक्षण देने की आवश्यकता, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन हमेशा शक्तिशाली लोगों को नहीं दिया जाता। अब खाली के प्रोटेक्शन की आवश्यकता होगी? नहीं आवश्यकता होगी। यानी विलुप्त प्राय प्राणियों की प्रोटेक्शन की आवश्यकता पड़ती है, जो समाज के सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट में सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें भी संरक्षित करना हमारा दायित्व है। इसलिए आर्टिकल 14 में दूसरी बात क्या लिखी गई है? विधि का समान संरक्षण। विधि का इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। लॉ का इक्वल प्रोटेक्शन होगा। इसलिए आप देखेंगे हमारे मोटर वाहन अधिनियम सभी पे समान रूप में लगता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट सभी पे समान रूप में लगता है। लेकिन कुछ ऐसे एक्ट हैं जो महिलाओं को, बच्चों को विशेष रूप में प्रोटेक्शन देते हैं। पोक्सो, ये आप देखिए, घरेलू हिंसा निवारक अधिनियम, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, घरेलू हिंसा निवारक अधिनियम। हमारा पर्पस अधिनियम पढ़ना नहीं, हमारा पर्पस एग्जाम्पल देना है। अब घरेलू हिंसा निवारक अधिनियम में लिखा ही गया है, अगर पत्नी ने पति को पीटा कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर पति ने पत्नी को पीट दिया तो जेल जाएगा। अब बताइए, यहां भेदभाव किया गया कि नहीं है? समानता में भेदभाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? इसलिए यहां भेदभाव किया गया है, क्योंकि याद रखिए, भेदभाव इसलिए किया गया है क्योंकि महिलाओं की स्थिति वंचित की है। हमारा कानून अभी ये नहीं मान पा रहा है, समाज में अभी भी महिलाएं पुरुषों को पीटने की हैसियत में नहीं है, होता उल्टा है। इसलिए महिलाओं को संरक्षण दिया गया। इसलिए महिलाओं को संरक्षण दिया गया। और एक खास बात है, इतना ही नहीं, हमारे एक ही कानून नहीं है। अब जैसे बच्चों को जुवेनाइल एक्ट, जुवेनाइल एक्ट से बच्चों को अलग तरीके का संरक्षण दिया गया है। हमारे यहाँ जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक्ट, यानी अनुसूचित जाति जनजातियों, अनुसूचित जाति जनजाति प्रताड़ना विरोधी अधिनियम, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट SC/ST, अनुसूचित जाति जनजाति प्रताड़ना विरोधी अधिनियम। यहां पे
हमने किसको प्रोटेक्शन किया है? अनुसूचित जाति जनजाति को। यानी अगर कोई सामान्य जाति का व्यक्ति कह दे, ऊंची जाति का व्यक्ति दे इसने हमारी प्रताड़ना की है, नहीं माना जाएगा। लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति का व्यक्ति कह दे कि उसने हमारी प्रताड़ना की है तो ये माना जाएगा। इसका मतलब यह अनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है, अनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है। और अनइक्वल ट्रीटमेंट का मतलब यह है सभी के साथ समान व्यवहार या समानों के साथ समान व्यवहार। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, दिल्ली में रहने वाले दो व्यक्ति, दो पुरुष, वो समान स्थिति में है, इनके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। भाई दिल्ली में रहने वाला यह व्यक्ति भी पुरुष है, यह भी व्यक्ति पुरुष है, तो समानों में समान व्यवहार, इनके लिए आप एक जैसा व्यवहार करेंगे। लेकिन अगर एक तरफ पुरुष है दूसरी तरफ महिला है तो समान हो गए या असमान हो गए? दोनों तरफ महिला है तो समान। इसलिए असमानों के साथ असमान व्यवहार। तो सवाल यह है आरक्षण किसको दिया जाएगा? अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं को या सामान्य वर्गों को? ये किया अगर लोगों की परिस्थितियां अलग अलग हैं तो हम असमान व्यवहार करेंगे, असमान व्यवहार करेंगे। इसी को कहा जाता है विधि का समान संरक्षण। क्योंकि सबकी हैसियत आर्थिक रूप में एक जैसी नहीं है, सबकी हैसियत सामाजिक रूप में एक जैसी नहीं है। इसलिए, और आप याद रखिए, विधि संरक्षण करेगा तो बात को ऐसे तार्किक रूप में देखिए। विधि का निर्माण कौन करता है? विधि का निर्माण कौन करता है? राज्य। यही तो हमने अनुच्छेद 12 में पढ़ा। विधि का निर्माण करके विधायिका, विधायिका का मतलब राज्य। यानी कुल मिला के हमारा राज्य कल्याणकारी है, तो जितने वंचित वर्ग के लोग हैं उनको गोद में उठाने काम कौन करेगा? राज्य। इसलिए राज्य संरक्षण देगा। लेकिन राज्य इनको संरक्षण क्यों देगा? इसी बात को अलग अलग कह सकते हैं। जिसे आप कहते हैं कि विधि का समान संरक्षण, लेकिन शब्दों का हेर फेर हम कैसे भी कह दें। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, अगर हमें कहें कि विधि अगर मैं कह रहा हूं कि विधि का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसका सीधा समझ, इसी को कहने के दो तीन तरीके हैं। अब आराम से पढ़िए, शब्दों के हेर फेर को हमेशा पहचान लीजिए। इसलिए अब आप देखेंगे अनुच्छेद 14 का महत्व ज्यादा है, उसमें छुपे हुए विचार का महत्व ज्यादा है। और अनुच्छेद 14 15 में भी आएगा, 16 में भी आएगा, हर जगह आएगा। क्योंकि विधि का समान संरक्षण हर जगह हमने दे रखा है, 15 में भी 16 में भी। इसलिए इसी विधि के समान संरक्षण को हम क्या कहेंगे? सकारात्मक भेदभाव, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। इसी विधि के समान संरक्षण के विचार को क्या कहा जाएगा? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। अब शब्दों पर ध्यान दीजिए, डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव सकारात्मक होता है नकारात्मक होता है? भाई भेदभाव नकारात्मक सामान्यता होता है। भेदभाव का शोषण करना, किसी को बहिष्कृत करना, एक्सक्लूड करना। भेदभाव अच्छा कैसे माना जाएगा? लेकिन एक खास बात है, परंपरागत रूप में भेदभाव कैसा होता था? जो समाज का संपन्न व्यक्ति था वो गरीब के साथ करता था। आज भेदभाव किसके साथ किया जा रहा है? संपन्न वर्गों के साथ, वंचित वर्गों के उत्थान के लिए। इसलिए आप याद रखिए, भेदभाव का पर्पस रिवेंज लेना नहीं है। भेदभाव का पर्पस रिवेंज लेना नहीं है कि पहले पुरुषों ने हमारा शोषण किया, अब महिलाएं पुरुषों को शोषण करेंगे। ऐसा नहीं है, रिवेंज लेना नहीं है, सभी को मुख्य धारा में ला देना है। ये सामाजिक न्याय है, समानता है। और समानता में रिवेंज नहीं होता। देखिए, रिवेंज बड़ा ही अमानवीय विचार है। अब कुत्ते ने किसी को काट लिया तो आदमी भी कुत्ते को काट ले, ये तो रिवेंज हो गया। न्याय में रिवेंज नहीं लिया जाता। जज रिवेंज नहीं लेता। जज ये देखता है कि कितने पैरामीटर है, व्यक्ति के मोटिवेशन क्या थे, व्यक्ति ने अपराध क्यों किया, अपराध की मात्रा क्या थी, परिस्थितियां क्या थी, तब किसी को दंड मिलता है। रिवेंज में नहीं मिलता। इसलिए इसी को कहते हैं सकारात्मक भेदभाव। इसलिए अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण क्या है? सकारात्मक भेदभाव। लड़कियों को इधर बैठा देना क्या है? सकारात्मक भेदभाव। इसी को लोग कहते हैं इक्विटी, इक्वलिटी नहीं। और कई बार लोग कहते हैं समता। अच्छा, अनुच्छेद 14 में पढ़ेंगे तो समानता के बजाय समता शब्द, इंग्लिश में ही इक्वलिटी, हिंदी में क्या लिखा गया? समता। इसका मतलब है सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए या परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार बदल दिया जाए? परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार बदल दिया जाए। तो जो व्यवहार मेरा बच्चों के साथ होगा महिलाओं के साथ नहीं होगा,
जो व्यवहार महिलाओं के साथ होगा अनुसूचित जाति जनजाति के साथ नहीं होगा। तो यहाँ पे लड़कियों को बैठाना ये संरक्षणात्मक भेदभाव का उदाहरण है, लिहाजा लॉजिकल है। ऐसा डिस्क्रिमिनेशन तार्किक है। अब अतार्किक डिस्क्रिमिनेशन कौन होगा? क्लास के हट्टे कट्टे 2-4 बच्चे आए, उन्होंने कहा सर मुझे आगे बैठाओ, मैं तुम्हें मानूंगा नहीं। उन्होंने कहा भाई बैठ जाओ फिर। क्योंकि याद रखिए दोस्तों, टीचर झगड़े में पीछे हट जाता है। भाई हमारा काम जवान आदमी से टकराना क्यों है? वैसे भी घर में कई बार पत्नी से झगड़ा हो जाता है। मैं तो कई बार कहता हूँ, एक बार झगड़ा हो गया मेरी पत्नी ने कहा चाय बनाओ तुम, कहा नहीं बनाओगी। मैं कहा तुमको बनाना पड़ेगा। मैं क्या कर लोगे? मैं कहा खुद बना लूंगा। लफड़ा क्यों पैदा किया जाए यार? अरे मेरे बच्चों, टीचर तो हमेशा समझ जाता है कि लफड़ा उफड़ा नहीं करना है। देखो हमें प्रशासन वालों को लफड़ा करने की आदत होती है, टीचर को नहीं। क्या मेरा पुत्र तू अच्छा अभी प्रश्न बाद में पूछेगा, वही बच्चों को जोश आ रहे हैं प्रश्न पूछने के। बस एक बात मैं खत्म कर दूं, उसके बाद पूछ लेना। दूसरा, इसी सकारात्मक भेदभाव का दूसरा नाम है संरक्षणात्मक भेदभाव। इसी का नाम क्या है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सकारात्मक भेदभाव कहो, संरक्षणात्मक भेदभाव कहो। जब पहले जमींदार गरीब किसान के साथ भेदभाव करता था तो सकारात्मक होता था या नकारात्मक है? ये संरक्षणात्मक था या शोषणात्मक था? शोषणात्मक था। इसके बाद इसे कह सकते हो उल्टा भेदभाव। ये क्या है? रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन। प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, ये है रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन। उल्टा भेदभाव। उल्टा भेदभाव का मतलब है भेदभाव समाज में हमेशा रहा है। अरे महिलाओं को तो हमेशा पीड़ित रखा गया, और जब हम ये बात भूल जाते हैं कि आज भी समाज में महिला होना कितना, भारतीय समाज में आज भी बड़ी समस्या है महिला होने के लिए, और वो केवल लड़की ही समझ पाती है। भाई आप देखेंगे लड़कों के लिए तो रात भर कहीं भी टहलिए घूमिए, लड़कियों के लिए वो लिबर्टी नहीं मिल पाती। जबकि हमारा कानून ऐसा देता है आजादी, न विवाह की आजादी है, न कपड़े पहनने की आजादी है, सब कुछ समाज रिस्ट्रिक्ट करता है। इसलिए कई बार आप देखेंगे लॉ बना देने मात्र से समाज में परिवर्तन हो जाए जरूरी नहीं होता। इसलिए हमारा संविधान क्या है? प्रगतिशील दस्तावेज जो समाज को परिवर्तित करने का माध्यम है। यही बेसिक शब्द अनुच्छेद 14 में है, विधि की समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण। लेकिन अब सवाल है कि लॉ अगर सरकार बनाएगी तो सरकार कई बार किसी वर्ग विशेष का संरक्षण करने के नाम पर अपना वोट बैंक भी सिद्ध कर सकती है। अब यह कैसे सुनिश्चित किया जाए कि लॉ संरक्षण के लिए ही है? अरे लॉ अपीजमेंट के लिए भी हो सकती है। ये कैसे सुनिश्चित किया जाए कि लॉ उत्थान के लिए है? लॉ तो पॉलिटिकल वोट बैंक के लिए हो सकती है। इसलिए आप देखेंगे हमारे यहाँ कोई फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है 17 के अलावा। एक तरफ कह दिया गया विधि के समक्ष समानता, दूसरी तरफ कह दिया गया विधि का समान संरक्षण। अब विधि का समान संरक्षण राज्य करेगा, राज्य विधि बनाएगा, लेकिन राज्य की विधियां तार्किक हों इसकी गारंटी कौन देगा? इसीलिए राज्य की विधियों को फिर कहां चैलेंज किया जाता है? उच्चतम न्यायालय। आज भी कई विधियां पड़ी हुई हैं। अब करंट अफेयर की बात यही है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को न्यायपालिका में चैलेंज किया गया है। आप जानते हैं क्यों? 14 के आधार पे सरकार से पूछा गया भाई आपने मुस्लिम्स को ही एक्सक्लूड क्यों किया? सरकार अपनी तर्क दे रही, सरकार कह रही नहीं, जहां से वो लोग आ रहे हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, वहां राज्य का धर्म इस्लाम है, तो वहां उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। लेकिन अब इस बात को तार्किक माना जाए ना माना जाए, उच्चतम न्यायालय जवाब देगा इस बात का। ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन किया गया, उच्चतम न्यायालय में चैलेंज किया गया 14 के आधार पे कि बताइए आपने आर्थिक रूप में पिछड़ापन की बात कैसे कर दी? संविधान में तो आर्थिक रूप में पिछड़ापन की बात आरंभिक रूप में नहीं थी। जवाब उच्चतम न्यायालय देगा। जो भी मामला होगा उसका जवाब उच्चतम न्यायालय ही तो देगा। बस इतनी अच्छी बात है कि महिलाओं के आरक्षण को फिलहाल उच्चतम न्यायालय में चैलेंज नहीं किया गया, क्योंकि उसके लिए पहले से बेस है। अब इसी बात को और आगे बढ़ा दें। किसको क्या पूछना था बताइए? किसको पूछना क्या था? अब इसमें क्या पूछना था किस? अब इन्हें 2 शब्द के मतलब बता दिए, विधि के समक्ष समानता, विधि का समान संरक्षण। स्पष्ट है कि नहीं है? इसका मतलब एक है इक्वल ट्रीटमेंट। बात को और आपको एग्जाम्पल बता दें। आप हाया नाम बताइए तब मैं समझ जाऊंगा कि आपने चीजों को समझ लिया है। कहा कौन सा विचार? विधि के समक्ष समानता का विचार इंग्लैंड से लिया गया था।
विधि का समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया था। सवाल ही पैदा नहीं होता, हमारे अलग किस्म का है। फिर भी हमने लॉ कहां से लिया? ब्रिटेन और अमेरिका से। अरे मेरे पुत्र, पूछ रहे हो बता रहे हो? नहीं नहीं, कई बार बच्चे बताते भी हैं भाई, देखो जवान बच्चों का वेग तो रुकता थोड़ी है। अरे मेरे पुत्र, यही बात तो इसी के विधि के सबक समानता के विचार को इंग्लैंड के बड़े विचारक डाइसी ने विधि का शासन भी कहा था। तो विधि का शासन कह लो, विधि के सबक समानता कह लो, विधि की सर्वोच्चता कह लो, संविधानवाद कह लो, बात एक है, एक ही है, एक ही है। हाँ मेरे, अच्छा मैंने अभी राष्ट्रपति राज्यपाल की बात की? अभी नहीं की ना, अभी आगे आ जाएगा। होले होले मेरे बच्चे, होले होले, बैठ जा पुत्र, यही समस्या है। अब इसलिए पहले आराम से पढ़ना सीखिए, सुनना सीखिए। अब फंडामेंटल राइट के बारे में आपने पढ़ रखा होगा तो आपका ध्यान राष्ट्रपति राज्यपाल पे चला गया। अभी राष्ट्रपति राज्यपाल पर आएंगे। और एक बात याद रखो, राष्ट्रपति राज्यपाल इसीलिए ऐसे आदमी को बनाते हैं जो कोई गलती कर ही नहीं पाए, करने में सक्षम ही नहीं होता। 70 साल बाद आदमी कुछ करने लायक होता नहीं है। राष्ट्रपति राज्यपाल दादा जैसे, उनकी कंडीशन आपको बता देंगे। अभी तो हमने 2 शब्द स्पष्ट किया। क्या लिखोगे कुछ? आप कुछ लिख लो आप, फिर से अभी आपके विचार पर आ रहे हैं। पूछो मेरे पुत्र। हमारे कल्चरल राइट्स है, सांस्कृतिक आधार है, अनुच्छेद 14, फिर उसके बाद 19 भी है। लेकिन आप याद रखिए, अनुच्छेद 14 हर जगह क्यों आता है, बात ध्यान में रखने की है। हम 19 की बात भी करेंगे, 30 की बात करेंगे। अब जरा सोच के देखिए, हमारे यहाँ जब संपत्ति के अधिकार को सीमित किया गया तो लॉ बनानी पड़ेगी। धर्मांतरण को सीमित करेंगे तो लॉ बनाना पड़ेगा। अनुच्छेद 25 को लाएंगे तो भी लॉ बनाना पड़ेगा। 17 को प्रैक्टिस में करेंगे तो भी लॉ बनाना पड़ेगा। यानी हमारे यहाँ 22 को प्रैक्टिस में लाएंगे तो भी लॉ बनाना पड़ेगा। अब जब लॉ बनाएंगे तो एक आर्टिकल आपके ऊपर हमेशा लटकता रहेगा, जिसका नाम क्या है? इसलिए 14 नहीं है, फंडामेंटल में फंडामेंटल है। सारे फंडामेंटल राइट की हैसियत एक जैसी नहीं है, ये तो फंडामेंटल में फंडामेंटल है। इसलिए हमारा राइट कहां से होता है? समानता से। लेकिन समानता का मतलब एक जैसा व्यवहार नहीं। मैं फिर आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, फिर जवाब दे दीजिए। ये शब्दों को समझने पर बल दीजिए, प्रश्न पूछने पर नहीं। अब अगर देखिए, अगर आपका ध्यान हमेशा आगे तक बढ़ेगा कि सर ने जो नहीं बताया उस पर आपका ध्यान है, क्योंकि आप पहले से पढ़ के आ रहे हो, तो जो मैं कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहा हूं वहां आपका ध्यान मिस हो जाएगा, आप फैक्ट ही तलाशते रह जाओगे। मोती लेने आए हो या सीपी बटोर के जाओगे? मोती के लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। शब्दों पर ध्यान दो, किस शब्द को फोकस कर रहा हूं, कितनी आपको बात बता रहा हूं, बजाय कि वो इन्फॉर्मेशन जो नोट से मिल जाएगी, हर जगह मिल जाएगी, बता भी दूंगा मैं। यही थोड़ा पढ़ने में कई बार बच्चे गड़बड़ी कर जाते हैं। मामला ये है, अब जैसे हम एग्जाम्पल आपको बताए, मान लीजिए कि कमर्शियल बिल्डिंग ये है, जहां पढ़ रहे हैं कमर्शियल बिल्डिंग है, जहां आप रह रहे हैं वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। अब सवाल ये है, इसमें विचार कौन सा है? यानी दोनों के बिल अलग अलग हैं, बिजली के बिल दोनों में अलग लगाते हैं। ये विधि के समक्ष समानता है, विधि का समान संरक्षण है। अगली बात, दिव्यांगों को विशेष सुविधा देना संरक्षण है या समानता है? करेक्ट। इसका मतलब एक ही शब्द को बार बार अप्लाई करके आप देख लीजिए। लड़कियों को इधर बैठाना समानता है, संरक्षण है। इसे इनको लगातार बैठाया जाएगा, और कोई इधर उधर करेगा तो कुटाई भी हम साथ साथ करेंगे। इसलिए अब अगर किसी को इधर बैठने की इच्छा हो तो मैं पलट दूंगा, इनको इधर बैठा दूंगा। लेकिन आप कहोगे सर हम साथ साथ बैठना चाहते हैं, तो ये समानता का अधिकार नहीं है। इनसे भी पूछना पड़ेगा। लिखने की बात है, क्या लिखा आपने? क्या लिखा आपने? और अरे ये नहीं, अभी आगे संविधान में जाएंगे, अनुच्छेद 29 में आएंगे। अनुच्छेद 29 एक बार मैं जयपुर गया और किसी ने कहा सर यहाँ एडमिशन हो रहा था। मैं कहा अच्छा देखते हैं किसमें एडमिशन हो रहा है।
तो मैंने कहा भाई मुझे इसमें मास्टर्स में एडमिशन लेना है। मैं महारानी कॉलेज में घुस गया। मैंने कहा मुझे इसमें मास्टर्स से एडमिशन लेना है। मैं कहा अरे पुरुष का एडमिशन इसमें नहीं हो सकता, ये महिला कॉलेज है। मैंने कहा अनुच्छेद 14 का उल्लंघन कर रहे हो। उसने तुरंत डायरेक्ट दिखा 29 दिखा दिया, उनका 29 में यह है। हम कहा धन्यवाद। ऐसे एक बार मैं मिरिंडा हाउस में चला गया था, बगल में था मिरिंडा हाउस गर्ल्स कॉलेज है। मैंने कहा मेरा एडमिशन इसमें होना चाहिए, नहीं तो मेरे अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हो रहा है, आप विषमता क्यों कर रहे हो। तो सीधा अनुच्छेद 29 दिखाया। उन्होंने कहा कि महिला पुरुष के अलग अलग कॉलेज हो सकते हैं, अमीरों गरीबों के नहीं। अमीरों, अगर कोई व्यक्ति है, मैं किसी को यहाँ पर इसलिए बैठा लूं कि कोई किसी व्यक्ति कोई बड़े कार से आ रहा है, आ जाओ मेरे पुत्र आगे बैठ जाओ, और कोई साइकिल से आ रहा है तो मैं खोपचा बैठा दिया उसको, ये समानता का उल्लंघन है। लेकिन लिंग के आधार पर ऐसा भेदभाव किया जा सकता है, लॉजिकल है। लिख लो मेरे बच्चों, क्या लिखा आपने? हाँ, इसी बात को 2-4 लाइन में लिख लो। आप भी कुछ पूछने के लिए हो गया ना? हाँ, कोई बात नहीं, हमारे बच्चे हैं, कुछ बताते भी हैं तो ही मैं सुन लेता हूँ सब। क्या लिखा आपने? हाँ, लिख लीजिए। अनुच्छेद 14 मूल अधिकारों में भी मूल है, फंडामेंटल अमंग फंडामेंटल्स। अनुच्छेद 14 मूल अधिकारों में भी मूल है, जो जो राज्य के द्वारा निर्मित सभी प्रकार की विधियों पर नियंत्रण रखता है। जो राज्य के द्वारा निर्मित सभी प्रकार की विधियों को नियंत्रित करता है। अच्छा बताइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड बना देना समानता है, संरक्षण है? समानता है, संरक्षण है? समानता। अभी भी देखेंगे हमारे यहाँ पुरुष और महिला, घर में भी पुरुष महिला का अधिकार बराबर नहीं है। कई कई जगह ऐसे है कि तलाक पुरुष दे सकता है, महिला नहीं सकती, विषमता हो गई। कई जगह ऐसी है कि महिलाओं के विवाह की उम्र निर्धारित नहीं है, विषमता हो गई। इसलिए समान नागरिक संहिता समानता है। क्या लिखा आपने? हाँ, क्योंकि क्योंकि अनुच्छेद 14 के अनुसार, अनुच्छेद 14 के अनुसार विधि सर्वोच्च होगी, सभी के लिए समान होगी। अनुच्छेद 14 के अनुसार विधि सर्वोच्च होगी, सभी व्यक्ति के लिए समान होगी। सभी व्यक्ति के लिए समान होगी, किसी व्यक्ति की पद प्रतिष्ठा या हैसियत कुछ भी क्यों ना हो, किसी व्यक्ति की पद प्रतिष्ठा या हैसियत कुछ भी क्यों ना हो, किसी व्यक्ति की पद प्रतिष्ठा या हैसियत कुछ भी क्यों ना हो, उनके लिए एक ही समान विधि होगी। किसी व्यक्ति की पद प्रतिष्ठा या हैसियत क्यों न हो, उनके लिए एक ही समान विधि होगी। विधि की समक्ष समानता का विचार विधि की समक्ष समानता का विचार डाइसी के विचारक थे, डाइसी के विधि के शासन का पर्याय है। विधि की समक्ष समानता का विचार डाइसी के विधि के शासन का पर्याय है, जो इंग्लैंड की विधि से लिया गया है। डाइसी के विचार का पर्याय है जो इंग्लैंड की विधि से लिया गया है। अगला पॉइंट, भारत में विद्यमान सामाजिक आर्थिक विषमताओं को देखते हुए
भारत में विद्यमान सामाजिक आर्थिक विषमताओं को देखते हुए भारत में विद्यमान सामाजिक आर्थिक विषमताओं को देखते हुए कल्याणकारी राज्य का यह दायित्व है कल्याणकारी राज्य का दायित्व है कि महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याणकारी राज्य का दायित्व है कि महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय के हितों का विशेष संरक्षण किया जाए। महिलाओं, अनुसूचित जाति जनजाति के हितों का विशेष संरक्षण किया जाए, जिसे अनुच्छेद 14 में विधि के समान संरक्षण के रूप में व्यक्त किया गया है। जिसे अनुच्छेद 14 में विधि के समान संरक्षण के रूप में व्यक्त किया गया है। जिसके अनुसार जिसे अनुच्छेद 14 में विधि के समान संरक्षण के रूप में व्यक्त किया गया, जिसके अनुसार समानों के साथ समान और असमानों के साथ असमान व्यवहार होगा। विधि के समान संरक्षण के रूप में व्यक्त किया गया है, जिसके अनुसार समानों के साथ समान और असमानों के साथ असमान व्यवहार होगा। समानों के साथ समान और असमानों के साथ असमान व्यवहार होगा। अतः विधि के द्वारा वंचित वर्गों के कल्याण के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। समानों के साथ समान, असमानों के साथ असमान व्यवहार होगा। अतः विधि के द्वारा वंचित वर्गों के कल्याण के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। हेडिंग चेंज कर लीजिए। तार्किक भेदभाव, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। तार्किक भेदभाव या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। पहला पॉइंट, अच्छा देखिए, तार्किक भेदभाव का बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। इसका मतलब अनुच्छेद 14 एक बार कह रहा है भेदभाव नहीं होगा, दूसरी बार कह रहा है भेदभाव होगा। यही तुम्हारे संविधान की दुविधा है, इसलिए हमारे फंडामेंटल राइट रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि अब भेदभाव के लिए राज्य विधि बनाएगी। अब एक एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर भारतीय सेना ने कह दिया कि भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए व्यक्ति की लंबाई 6 फीट की होनी चाहिए, कानून तो सबके लिए समान हो गया। लेकिन आपको लगता नहीं कि इससे बहुत सारे लोगों के हितों की उपेक्षा होगी? जो लोग नॉर्थ ईस्ट के होंगे वो क्या करेंगे? तो नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए हाइट कम कर दी जाए, एक ही जैसा हो जाए। अब सवाल है, बच्चों और वयस्कों के लिए कानून एक ही जैसा होना चाहिए। और सेना में तो आप देखेंगे सैनिक अधिकारियों के लिए विशेष प्रावधान होता है। सैनिक अधिकारी, सैनिक कर्मचारी, उन सब के लिए पीने उने का इंतजाम होता है, राज्य देती है। टीचर के लिए ऐसा कोई इंतजाम नहीं होता। ये तार्किक भेदभाव है या तार्किक भेदभाव है? अच्छा, मतलब दोस्तों, तो आप लोग मेरा समर्थन नहीं कर सकते? कमाल की बात है, तार्किक भेदभाव है क्योंकि सेना काम अलग किस्म के होते हैं। सेना काम बहुत टफ होता है। टीचर काम तो बच्चों से हा में निकल जाता है। डॉक्टर का पता है, डॉक्टर पी ले तो नशा ऑपरेशन किसी और कर रहा है, करके किसी और को चलाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए एक भेदभाव क्या है? तार्किक। कैसे? पहला पॉइंट आप लिख लीजिए। विधि का निर्माण
राज्य के द्वारा किया जाता है, विधि के द्वारा राज्य विधि का निर्माण राज्य के द्वारा किया जाता है, परंतु राज्य की विधि राजनीतिक उद्देश्यों से भी प्रेरित हो सकती है। राज्य की विधि राजनीतिक उद्देश्यों से भी प्रेरित हो सकती है। इसीलिए विधि में भेदभाव तार्किक है अथवा अतार्किक, इसलिए विधि में भेदभाव तार्किक है अथवा अतार्किक, इसका निर्धारण उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय करता है। विधि में भेदभाव तार्किक है अथवा अतार्किक, इसका निर्धारण उच्चतम न्यायालय करता है। न्यायालय के द्वारा भेदभाव की परीक्षा के लिए निम्नलिखित मानकों का निर्माण किया गया है। न्यायालय के द्वारा भेदभाव की परीक्षा के लिए निम्नलिखित मानकों का निर्माण किया गया है। पहला भेदभाव के लिए निर्मित विधि का उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। भेदभाव के लिए निर्मित विधि का उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। भेदभाव के लिए निर्मित विधि का उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। अच्छा, एक खास बात है, यदि कोई विधि बने तो उसका पर्पस केवल पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए। जैसे एक बड़ा एग्जाम्पल था कि जब 2014 का लोकसभा चुनाव था, उसके ठीक पहले यूपीए सरकार ने जाटों के लिए संघ लोक सेवा आयोग केंद्रीय सेवा में आरक्षण दे दिया। भेदभाव किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने इसको रद्द कर दिया। उच्चतम ने कहा नहीं, ये भेदभाव तार्किक नहीं है। अब आप देखेंगे कई बार तो मान लीजिए कई बार ऐसा हो जाता है कि हमने कोई ऐसा लॉ बना दिया जो पर्पस पूरा नहीं कर पा रहा है। मान लीजिए हमने महिला आरक्षण कर दिया। महिला आरक्षण का पर्पस क्या है? महिलाओं का सशक्तिकरण या महिलाओं का वोट लेना। उच्चतम न्यायालय पर्पस हमेशा देखता है, पर्पस क्या है। नीतीश कुमार ने कानून बनाया शराबबंदी का, तो लोगों ने कहा नहीं, ये तार्किक भेदभाव है, क्योंकि महिलाओं का उत्थान इससे जरूरी है और शराबबंदी नहीं होगी तो इससे सबसे पीड़ित होती है महिलाएं। क्योंकि आम व्यक्ति है, जो हो सकता है कुछ दिनों तक आम व्यक्ति को स्ट्रगल करना पड़े, वो आयोडेक्स खा लिया उसने, तो ताड़ी पी ली, महुआ पी लिया, कुछ समय तक समस्या हुई। लेकिन शराब पीने से कितनी समस्या आती है, जरा सोच के देखिए। घर में सारे संसाधन का अपव्यय हो गया और महिलाओं की पिटाई अलग हुई, क्योंकि जब आदमी शराब पी घर में आता था तो पनीर मांगता था खाने के लिए, तो घर में चावल दाल नहीं है, और सवाल है महिला कहां से लाए। इसे पर्पस पूरा होना चाहिए। इसका मतलब है रिजर्वेशन का पर्पस क्या है? सामाजिक न्याय या वोट बैंक? सामाजिक न्याय। तो उच्चतम न्यायालय, बात ध्यान में रखने की है, विधियों में भेदभाव करेगी संसद, राज्य, लेकिन ये तार्किक है अतार्किक है ये निर्धारण करेगा उच्चतम न्यायालय। इसलिए हमारा न्यायालय संरक्षक है अधिकार का, क्योंकि न्यायालय तो कोई पॉलिटिकल बॉडी नहीं है। न्यायालय तटस्थ संस्था है, निष्पक्ष संस्था है, जो न्याय के तगाजे पर देखेगी कि मामला ठीक है या ठीक नहीं है। दूसरा पॉइंट, दूसरा वर्ग क्लास, वर्ग के आधार पर
वर्ग के आधार पर, वर्ग या क्लास के आधार पर किया गया भेदभाव अतार्किक है। वर्ग या क्लास के आधार पर किया गया भेदभाव अतार्किक है। अच्छा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अमीर या गरीबी, इसके आधार पर आप कोई भेदभाव नहीं कर सकते, भौगोलिक आधार पर कर सकते हैं। फिर तार्किक किस पे होगा, लिख लीजिए। अमीरों गरीबों के लिए भारत में अलग अलग कानून नहीं है। इसलिए जैसे सऊदी अरेबिया अगर हम देखेंगे, अभी केरला के एक व्यक्ति को डेथ पेनल्टी मिल गई, केरला के व्यक्ति को डेथ पेनल्टी मिल गई। सऊदी अरेबिया में ऐसा है, ब्लड मनी का विचार है। अगर वो अभियुक्त किसी तरीके से मान लीजिए कि 30-35 करोड़ रुपए जुटा ले और सरकार को, उस परिवार को दे दे, तो परिवार कह देगा इस व्यक्ति को माफ कर दिया जाए। इसका मतलब अमीर आदमी को मर्डर करने की फ्रीडम मिल गई। अगर हम मर्डर करके पैसा देके छूट जाएंगे, फिर तो स्वाभाविक रूप में उद्योगपति किसी को मर्डर कर दें। हमारे ऐसा विचार नहीं है, पैसा देकर किसी को हम बरी नहीं कर सकते। ब्लड मनी का विचार हमारे नहीं चलता। अगर कोई मर्डर कर रहा है उसको दंड मिलेगा। तो क्लास के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। क्लास मतलब है अमीर या गरीब। भाई समाज के डिवीजन के आधार क्या है, कास्ट है, एक क्लास है। कास्ट का मतलब है जन्म के आधार पर, कास्ट का मतलब है अतार्किक, क्लास का मतलब इकोनॉमी। और क्लास के आधार पर डिवीजन कैसा होता है, अब मान लीजिए कि जो इधर मुखर्जी नगर के पीछे कौन सा एरिया है, गोपालपुर, गोपालपुर के पीछे वजीराबाद। वजीराबाद के लोगों के लिए अलग कानून बनेगा, मुखर्जी नगर के लिए अलग, मुखर्जी नगर के लिए फ्रेंड्स कॉलोनी के लिए अलग नहीं। तो ये बताइए, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट सबके लिए एक जैसा बनेगा या अमीरों गरीबों के लिए अलग अलग बनेगा? सबके लिए जैसा बनेगा। एनडीपीएस, एनडीपीएस का जो गांजा हीरोइन जो भी सब पीता है, वैसा थोड़ी का कि अमीर का बच्चा पिए तो अलग कानून और गरीब का बच्चा पिए, अवघड़ पिए या अमीर पिए। तीन सवाल है, इतने अवघड़ पीते हैं उनके ऊपर एनडीपीएस कभी लगता ही नहीं। इनको जेल में ले जाकर अब करोगे क्या, जेल में ही समस्या पैदा कर देंगे। सरकार तो इनसे डरती है। अच्छा, व्यवहारिक समस्याएं कई बार ऐसी होती है। अब जिस मामले में आर्यन खान को हिरासत में लिया गया था, मेरे बगल में ऐसा ही एक नशेड़ी रहता था, तो पुलिस हर तीसरे दिन उसके पास आती थी। पुलिस कहती थी आज तुमको ले जाना होगा, नहीं कल आना, आज मूड नहीं है। हमने एक बार पुलिस से पूछा, आपने कहा नहीं कौन सा तुम्हारा मुजरिम है जिसको हर तीसरे दिन तो लाते हो और इसकी सहूलियत से ले जाते हो? तो सर हमें क्या करें, हमें भी कोई अपराध हो जाता है, दिखाना पड़ता है इसको अरेस्ट किया कि नहीं, कि किसी किया। तो ये हमारे पास खास आदमी है जो हर अरेस्ट में दिखा देते हैं आतंकवादी पकड़ा गया। अब कौन पकड़ा गया, मुंह पे चुप पर्दा डाल दिया, तो मीडिया तो खत्म हो जाएगी। उसके बाद सही आदमी को ढूंढते रहेंगे। उसको पुलिस ही पैसा देती थी कि तुम पियो, वो पुलिस का काम करता था। इसे विधि का शासन, लिखा कुछ और होता है और होता तो हमें किताबी बातें लिखनी है, व्यवहारिक बातें थोड़ी लिखनी है। क्या लिखा आपने, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, हाँ अगला, वर्गीकरण का आधार, वर्गीकरण का आधार, वर्गीकरण का आधार, अगला पॉइंट, व्यवसाय, भौगोलिक परिस्थितियां, वर्गीकरण का आधार व्यवसाय, भौगोलिक परिस्थितियां अथवा सामाजिक परिस्थितियां हो सकती हैं। वर्गीकरण का आधार व्यवसाय, भौगोलिक परिस्थितियां और सामाजिक परिस्थितियां हो सकती हैं। और अंतिम पॉइंट, अच्छा ये बात सब, भौगोलिक परिस्थितियां मतलब पूर्वोत्तर, व्यवसाय मतलब डॉक्टर सैनिक, सामाजिक परिस्थिति मतलब अनुसूचित जाति जनजाति महिला। लास्ट पॉइंट है, किसी भी विधि में भेदभाव किसी भी विधि में भेदभाव समुदाय के अनुसार होना चाहिए, व्यक्ति के लिए नहीं। किसी भी विधि में भेदभाव समुदाय के अनुसार होना चाहिए, व्यक्ति के लिए नहीं। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए कि आप अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण दे रहे हैं और मान लीजिए कि अनुसूचित जाति जनजाति के 2-4 व्यक्ति ऊंचे पदों पर पहुंच गए, उसको आधार बनाकर आप ये नहीं कह सकते कि आरक्षण खराब है।
क्योंकि व्यक्ति उसमें इकाई नहीं होगी। जब आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो क्लासिफिकेशन कैसा होना चाहिए? इसका मतलब है विधि के एक तरफ है विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता का मतलब है आप लोगों के बीच क्लासिफिकेशन कर ही नहीं सकते। लेकिन हम यहाँ पे समान संरक्षण में क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, यानी जोग्राफिकल यानी जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं वो क्लासीफाई में अलग से कर रहा हूँ, अनुसूचित जाति है क्लासीफाई अलग से कर रहा हूँ। आप याद रखिए समाज का वर्गीकरण, समाजशास्त्र की भाषा में कहा जाए स्ट्रेटिफिकेशन। हम समाज का स्ट्रेटिफिकेशन नहीं कर सकते। अगर मैं कह रहा हूं सब समान है विधि के, लेकिन मैं दोबारा कर रहा हूं ऐसा क्योंकि भाई समाज में विषमता है, तो मैं कह दूंगा सभी के साथ एक जैसा व्यवहार, तो उसमें क्या होगा? इक्वल ट्रीटमेंट तब इफेक्टिव होता है परिस्थितियां भी इक्वल हो। परिस्थितियां इक्वल होंगी तब तो इक्वल ट्रीटमेंट कर दीजिए। अगर परिस्थितियां समान है और व्यवहार समान कर दिया, विषमता और बढ़ गई। आपने कहा हर व्यक्ति को एक पेन दे दिया जाए, तो सवाल इसके पास पहले से 3 पेन थे, उसके पास 4 हो गई। जिसके पास एक भी पेन नहीं थी उसके पास तो एक ही पेन रही। तो आपने समानता थोड़ी पैदा किया, हमने तो विषमता पैदा कर दी। ये हमेशा उच्चतम न्यायालय करता रहता है, वो जांचता रहेगा कि डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया गया। इसलिए कोई लॉ बन जाए उसको मैं सीधे आर्टिकल 14 पे चैलेंज कर दूंगा। ये खास बात है ये। उसमें व्यवहारिक एग्जाम्पल लिख लीजिए, लास्ट में कुछ व्यवहारिक एग्जाम्पल लिख लीजिए अगले पैराग्राफ से। मूल अधिकार इसीलिए सामान्य विधि से महत्वपूर्ण माना जाता है। मूल अधिकार इसीलिए सामान्य विधि से महत्वपूर्ण माना जाता है और फिलहाल संसद के द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 फिलहाल संसद के द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पारित किया गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पारित किया गया है, जिस पर न्यायपालिका यह विचार कर रही है कि राज्य के द्वारा किया गया वर्गीकरण तार्किक है अथवा अतार्किक। जिस पर न्यायपालिका यह विचार कर रही है कि राज्य के द्वारा किया गया वर्गीकरण तार्किक है अथवा अतार्किक। तार्किक है अथवा अतार्किक। जबकि पीएमएलए में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए का मतलब है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। पीएमएलए के संबंध में उच्चतम न्यायालय ने राजनेताओं को किसी भी छूट देने, पीएमएलए के संबंध में उच्चतम न्यायालय ने राजनेताओं के लिए छूट देने से इनकार कर दिया। राजनेताओं को छूट देने से इनकार कर दिया। तो ये हमेशा उच्चतम न्यायालय इस बात पर विचार करता रहता है। अनुच्छेद 14 के अनुरूप है। ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन दिया गया तो न्यायपालिका का ठीक है। यहां तक हमने देख लिया कि विधि के समक्ष समानता, विधि के समान संरक्षण का विचार क्या है आर्टिकल 14 में। अब आप देखिए आर्टिकल 14 की लैंग्वेज बड़ी सिंपल सी बात कही गई है। अब देखिए अभी केवल आर्टिकल 14 एक लाइन का है, इसकी
भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, यानी याद रखिए टेरिटरी ऑफ इंडिया। जब कहते हैं भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, राज्य क्षेत्र का मतलब चाहे दिल्ली हो, यूटी हो, अंडमान हो, सिक्किम हो, कहीं भी हो, राज्य क्षेत्र है। जबकि भारत में 28 राज्य हैं। यहाँ टेरिटरी ऑफ, इंग्लिश में देखें टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात कही गई है, यानी कश्मीर से कन्याकुमारी के लॉ लागू होता है। ऐसा नहीं कि एक राज्य में होगा दूसरे राज्य में नहीं होगा। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण से इनकार नहीं किया जाएगा, यानी उन्हें वंचित नहीं किया जाएगा। ये दो ही की शब्द है। और विधि का समान संरक्षण हमने कहां से लिया? अमेरिका से। विधि के समान संरक्षण का विचार कहां से लिया है? अमेरिका से। दोनों हमने लगा दिया है। और सच मानिए, विधि का समान संरक्षण का विचार विधि के समक्ष समानता को सीमित करता है। इसका मतलब है हमारे यहाँ समानता के साथ भेदभाव की भी इजाजत संविधान देता है, बशर्ते भेदभाव तार्किक हो। लेकिन अब अनुच्छेद 14 को 361 के साथ पढ़ेंगे तो हमारे यहाँ अनुच्छेद 14 एकमात्र ऐसा फंडामेंटल राइट है जो कुछ लोगों के लिए विशेषाधिकार बनाता है, जबकि हमने कहा समानता में विशेषाधिकार होता ही नहीं। तो समानता का मतलब एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज। समानता और विशेषाधिकार दोनों बातें एक दूसरे के खिलाफ है। भाई समानता में विशेषाधिकार कहां होगा? लेकिन ये पीटी में पूछा गया सवाल है। अब देखो, अगर प्रीवियस ईयर के पीटी में पूछे सवाल को देखेंगे तो एग्जामिनर कभी आपसे ये नहीं पूछेगा। प्रश्न के नेचर पर हमेशा विचार करिए। एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा प्यारे बच्चों अनुच्छेद 14 में क्या लिखा है और आपने रटा हुआ है लिख देंगे। वो क्या करेगा? 4 ऑप्शन आपको देगा, इसमें से कौन सा कथन विधि के समक्ष समानता को व्यक्त करता है? समान कार्य के लिए समान वेतन, सभी के साथ समान व्यवहार। एग्जामिनर एप्लीकेशन जानना चाहता है, रटाफिकेशन हमेशा रखेगा। रटने से एक भी बात बनती नहीं। इसे इंफॉर्मेशन मत जाइए, इंफॉर्मेशन जो भी काम के हमें मिल जाएगी। हमेशा विचार पर, समझ पर, ये है तो क्यों है, क्यों रखा गया ऐसा, क्या इसका रिलेशन है। एप्लीकेशन करके देख ले, क्लास में, हॉस्टल में भी अनुच्छेद 14 को लगा के देख लीजिए, तब तो इसका मतलब आप समझ गए हैं। बात किताब तक है, फिर तो बात थोड़ी समझने की है। इस इत्मीनान से, आराम से। इतना ही नहीं है, विधि का समान संरक्षण 14 में चलेगा, 15-16 में भी चलेगा। कैसे चलेगा? आगे हम अनुच्छेद 15 में देखेंगे महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए विशेष प्रावधान, क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 15। आर्टिकल 16 में आरक्षण की बात है, यानी विधि का समान संरक्षण हर जगह दिखता है। इसलिए आप देखें, जरा सोच के देखिए, हमारे संविधान निर्माताओं ने कितना गजब का काम किया है, जो अमेरिका में आवश्यकता नहीं थी। इसलिए हमारी समानता का विचार अमेरिका की समानता में हो ही नहीं सकता। अमेरिका में इस तरीके की विषमता थी क्या? अमेरिका में इस तरीके की विषमता थी ही नहीं। 300 साल का देश था, आके लोग बाहर से बसे हुए थे, और वहां बड़े बड़े जमीन थे, संसाधन थे, उद्योग थे, वहां विषमता हुई ही नहीं। इसलिए अमेरिका में समानता में ये कह दिया गया विधि के समान संरक्षण। हमारे यहाँ आरक्षण दिया गया, छुआछूत को हटाया गया। हमारे यहाँ हर जगह, यानी कई बार तो कंफ्यूजन ही हो जाता है कि यार हम फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं या सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। अब सामाजिक, भाई महिलाओं को बेहतर कंडीशन देना, अब आरक्षण देना, ये सब सोशल जस्टिस के प्रिंसिपल है। और सोशल जस्टिस का मतलब है समाज के संसाधनों का समाज में डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम नौकरियों का, जमीन का वितरण कैसे करें, यही तो सोशल जस्टिस है। यही तो हमारे पास सोशल रिसोर्सेज है। ये बैलेंस बनाया गया है, इसीलिए हमारा संविधान, इसे अमेरिका कल्पना करते हैं। पिछली बार मेरे सवाल ये था कि समानता का अधिकार जो हमारे संविधान में है वो अमेरिकी संविधान से अलग कैसे है? अरे भाई, विधि के समक्ष समान संरक्षण तो अमेरिका समझ लिया, लेकिन स्वाभाविक तौर पर अमेरिका के संविधान में आरक्षण की बात नहीं है, और अमेरिका के संविधान में अधिकारों पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हमारे यहाँ कई बार आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, यार हम अधिकार की बात कर रहे हैं, अधिकार में तो एक व्यक्ति आना चाहिए हमेशा, आरक्षण अधिकार में कहा आएगा? अब बताए, आरक्षण में तो नौकरियों को बांट रहे हैं, और जो बांट रहे हैं वो अधिकार कहाँ होगा? वो तो सोशल जस्टिस होगा। ये अमेरिका में थोड़ी था, ये अमेरिका में बिल्कुल नहीं था। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक लाइन से जोड़ लीजिए, एक लाइन जोड़ लीजिए। अमेरिका के मूल अधिकार निरपेक्ष हैं। अमेरिका के मूल अधिकार निरपेक्ष है, जबकि भारतीय संविधान में अधिकार सापेक्ष है।
अमेरिका के मूल अधिकार निरपेक्ष है, जबकि भारतीय संविधान के मूल अधिकार सापेक्ष है। भारतीय संविधान के मूल अधिकार सापेक्ष है, और लिख लीजिए। भारत में मूल अधिकारों के साथ सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए समान महत्व दिया गया है। सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए समान महत्व दिया गया है, इसीलिए अनुच्छेद 16 में आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जो आगे आपको बता देंगे अभी। इसलिए अनुच्छेद 16 में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अब एक खास बात देखेंगे। अब एक एक्सेप्शन आपको बता दें। एक तो हमने विधि की समक्ष समानता के एक अपवाद है। विधि की समक्ष समानता का अपवाद विधि का समान संरक्षण तो वही है, फिर भी हमने एक अपवाद बना दिया। इसे यही एकमात्र ऐसा फंडामेंटल राइट है जो किसी को विशेषाधिकार दे रहा है। और विशेषाधिकार का मतलब क्या है? अब हम अनुच्छेद 14 को जोड़ेंगे आर्टिकल 361 से, क्योंकि हमारे यहाँ 361 में बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी गई है। आर्टिकल 361 में ये अब आर्टिकल हम 14 को जोड़ेंगे 361 से। 361 में क्या लिखा गया है? पहला, राष्ट्रपति और राज्यपाल, प्रेसिडेंट और गवर्नर। राष्ट्रपति राज्यपाल को विशेष छूट दी गई है, यहां पे इम्यूनिटी दी गई है, कंसेशन दिया गया है। जैसे आप देखते हैं कि मान ली कोई व्यक्ति सीनियर सिटीजन ट्रेवल कर रहा है तो सीनियर सिटीजन को कंसेशन मिलता है। जब अभी रेल में थोड़ा बंद हो गया है, सीनियर सिटीजन को बैंक में इंटरेस्ट में वरीयता मिलती है। वैसे ही हमने क्या कर दिया है भाई, ये तो इक्वलिटी के खिलाफ है। एक तरफ कह रहे सबके साथ समान ट्रीटमेंट करेंगे, तो सबके साथ समान ट्रीटमेंट के, चाहे कोई किसी पद पर हो, चाहे कोई किसी पद पर हो, पंक्ति में हो, प्रतिष्ठा में, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कानून तो हम समान लगाएंगे। इसलिए जब एक तरफ विधि के समक्ष समानता की बात हम करते हैं तो उसका एक्सेप्शन दिखता है, क्योंकि हमने पहले बता दिया अगर ए ने बी की हत्या कर दी, कानून एक ही लगेगा, दो लगेगा। अब एज कोई भी हो, ए अंबानी हो, ए सलमान खान हो, एक रिक्शा चालक हो, एक बेरोजगार छात्र, से कोई फर्क नहीं पड़ता, कानून एक लगेगा। लेकिन आपको याद लेते हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद के दौरान कभी भी हिरासत में नहीं लिए जा सकते। अब सिंपल सी बात है, हमारे यहाँ जब भी कोई अपराध होता है तो अपराध दो प्रकार के होते हैं, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल। एक अपराध ऐसे हैं जहां पुलिस तत्काल हिरासत में ले सकती है, दूसरे अपराध ऐसे हैं जहां पुलिस को एविडेंस ढूंढना पड़ेगा। यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब मर्डर, हत्या, बलात्कार, इसके लिए पुलिस को एविडेंस नहीं, सीधा अरेस्ट कर लेगी। बाकी ये लड़ाई झगड़े पुलिस एविडेंस देखेगी, गवाह लेगी, सबूत लेगी, नॉन कॉग्निजेबल है, गैर संज्ञेय अपराध है। अब सवाल ये है, जिसको पुलिस हिरासत में ले नहीं सकते उसके खिलाफ कोई मुकदमा चल ही नहीं सकता। किसी भी व्यक्ति को हमारे यहाँ दंड देने का अधिकार जुडिशरी को है, हमें याद रखने की बात है। हमारे यहाँ दंड देने का अधिकार न पिता को है, न माता को है, न टीचर को है, और न ही पुलिस को है। हमारे यहाँ विधि का शासन है। विधि के शासन में कोई व्यक्ति दंड कौन देगा? जज। और जज कैसे मामला जाएगा? जब कोई अपराध होता है पुलिस क्या करती है? चार्जशीट फाइल करती है। पुलिस चार्जशीट का मतलब पुलिस आरोप पत्र, आरोप लगाएगी कि अमुक व्यक्ति ने यह अपराध किया, धारा इसके हिसाब से पूरा आपके ऊपर पूरी जन्म कुंडली बना देगी। इतने अपराध इनके ऊपर है। अब पुलिस ने चार्जशीट किसी को फाइल कर दिया, अंतिमतः यह मामला अंतिमतः मामला जनपद न्यायालय तय करेगा। पुलिस चार्जशीट फाइल कर सकती है, किसी को दंडित नहीं कर सकती। हमारे रूल ऑफ लॉ का ये मामला है। अब लेकिन व्यवहार में आप जाके देखेंगे, तिहाड़ में जैसे आदमी जाता है, पहले बोरिया में ढक के इसको कूटा जाता है। और तिहाड़ का अजीब सा मैनेजमेंट है।
तिहाड़ पुलिस का अरेंजमेंट करती है तमिलनाडु पुलिस, और तमिलनाडु पुलिस को हिंदी नहीं आती। तो जैसे कोई व्यक्ति जाता है जेल में, पहले उसका परिचय होगा, एंट्री होगी, कड़पड़ कोड़कड़ी आवाज में क्या बात कर रहे हो, मतलब एक नाम क्या है, वहीं से चाटा पड़ना शुरू हो जाता है। अब बताओ यार, ये बताओ हमारा लॉ क्या कहता है, पुलिस मारेगी हमें? और एक व्यक्ति तो हमारे बड़े परिचित थे, थाने के बगल में रहते थे, बाद में वहां से मकान छोड़ दिया। हमने कहा अरे कमरा तो बहुत अच्छा था, छोड़ क्यों दिया? कहा अरे रात में बड़ी अजीब अजीब सी आवाजें आती थी। कई बार यार ये बताओ, रूल ऑफ लॉ कहता है पुलिस पीटेगी ही नहीं, और पुलिस पीटती नहीं, उल्टा लटका के। गंगा जल देखा आपने? अरे सब सच घटनाएं हैं। और देखिए पुलिस वाले भी क्या करे, बच्चों इतने हमारे यहाँ बागड़ बिल्ले हैं, प्यार से तो हल होते नहीं वो। तो अब ये भी पूरा, अब अमेरिका और जर्मनी पुलिस की बात नहीं करेंगे। जर्मनी की पुलिस ऐसी है कि कोई व्यक्ति घर में घुस जाए, पुलिस घर में नहीं, वहां पर राइट्स इतना तगड़ा है, कोई व्यक्ति के घर में पुलिस नहीं घुस सकती। पुलिस तब तक इंतजार करिए तो बाहर ना आए। इसका मतलब सर बाहर ही ना है, तो ऐसा नहीं होता। तो अब हमारे यहाँ परिस्थितियां अलग है, लेकिन एक इसका मतलब राज्यपाल के खिलाफ अरेस्ट नहीं होगा, इसका मतलब है न कोई एफआईआर होगी, न कोई चार्जशीट होगी। अभी डाउट बाद में पूछने का, पहले सुन तो लीजिए। अरे अरे मेरे बच्चों पहले सुन लो मेरे, अभी पूरा बताएंगे, डाउट भी आ गया। यही डाउट का सबसे बड़ा कारण है। सुनो मेरे बच्चों, क्या करना है पहले, कभी देखा गणेश जी का इतना बड़ा क्यों है? हाँ सुनते हैं। और आजकल बच्चे क्या है, हर बात पे पूछना चाहते। सुनो तो पहले पहले सुनो, उसके बाद डाउट तो तब आगे पूरी बात मैं बता दूंगा। अभी तो शुरू नहीं किया, डाउट आ गया। इसी कहते हैं बावरापन, जो हमें धीरे धीरे दूर करना है। राष्ट्रपति राज्यपाल को अपने पद पर रहने के दौरान, यानी पद के पहले, पद के बाद नहीं, केवल पद पर रहने के दौरान हिरासत में नहीं लिया जाएगा। याद रखो, पीएम को लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा? पीएम को लिया जा सकता है, केजरीवाल से पूछो। केजरीवाल कह रहे काश डॉक्टर अम्बेडकर आपने हमारा भी नाम यहाँ लिख दिया होता 361 में, मैच खूब चमना होता है। ये केवल जब पीटी में पढ़ते तो आराम से, राष्ट्रपति और राज्यपाल, तीसरा कोई नहीं है। कई बार कंफ्यूजन बहुत होता है, क्यों हड़बड़ी में पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमें क्या है, हमें कंफ्यूजन हो रहा है, हमें पूछने का दिल कूद रहा है, तो हड़बड़ी में सुनते नहीं, फिर बाद में सब रहता फैलता है। राष्ट्रपति राज्यपाल अपने पद पर रहने के दौरान उन्हें हिरासत में नहीं लिया जाएगा। इसका मतलब है अवकाश प्राप्ति के बाद तो लिया जा सकता है। दूसरी बात लिखा गया है, राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध न तो कोई मामला न्यायालय में, न तो उनके कार्यकाल के दौरान कोई मामला शुरू किया जाएगा, न बना रहेगा। बात दोनों है। अगर कोई राष्ट्रपति राज्यपाल बन गया, उसके खिलाफ कोई न्यायालय मामला है, डिसकंटिन्यू हो जाएगा तब तक जब तक वो राष्ट्रपति राज्यपाल है, या कोई भी नया मामला शुरू नहीं होगा। न तो कोई नया मामला शुरू होगा, न पुराना मामला बना रहेगा। अब याद रखिए, कलराज मिश्रा कहां के राज्यपाल हैं? कलराज मिश्रा कहां के राज्यपाल हैं? राजस्थान के बच्चे हैं क्लास में? राजस्थान का राज्यपाल कौन है? शायद कलराज मिश्रा ही है। कलराज मिश्रा को विवादास्पद ढांचे के ध्वंस में वो भी एक आरोपी है, आडवाणी और उमा भारती के साथ। आडवाणी उमा भारती की पेशी बार बार अयोध्या कोर्ट में हुई, कलराज मिश्रा की पेशी एक बार नहीं हुई। गवर्नर क्या है, कलराज मिश्रा के ऊपर आरोप चल रहा था पहले से, जैसे गवर्नर हुए डिसकंटिन्यू। इसका मतलब है आप कहेंगे सर ये तो अच्छा आइडिया है, किसी को और मुकदमा चलता रहे तो क्या बना दो राज्यपाल। ऐसा होता नहीं, हमारे परंपराएं ऐसी नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल मामले तो चलते रहते हैं, वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा। इसका मतलब तीसरी बात, अगली बात क्या लिखी गई है, पद पर राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध पद पर रहने के दौरान, while in the continuation of in the office, पद पर
रहने के दौरान न्यायालय में न तो कोई मामला आरंभ किया जाएगा, न्यायालय में न तो कोई वाद केस आरंभ होगा और न बना रहेगा। इसका मतलब है नीदर इट कैन बी इनिशिएटेड नॉर विल कंटिन्यू, दोनों मामले खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर पद से हटे फिर मुकदमा शुरू हो जाएगा, सस्पेंड होगा। तीसरी बात है राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने आधिकारिक कार्यों के लिए किसी भी न्यायालय के सामने उत्तरदायी नहीं होंगे। आधिकारिक कार्यों के लिए एक बात याद रखिए, राष्ट्रपति राज्यपाल के दो काम होते हैं, एक आधिकारिक निजी। अब जैसे जो भी सरकारी पदाधिकारी हैं उनके दो काम होते हैं। तो मान लीजिए राष्ट्रपति ने अपना घर अपने बड़े भाई को, रामनाथ कोविंद पहले राष्ट्रपति थे, उन्होंने अपना घर अपने बड़े भाई को दे दिया। ये आधिकारिक काम है, निजी काम है? निजी काम है। अगर किसी भी राष्ट्रपति का अगर पत्नी से कोई झगड़ा हो जाए, ये आधिकारिक है, निजी है? निजी है। लेकिन राष्ट्रपति ने अध्यादेश पे हस्ताक्षर किया, क्षमादान की बात कही, लॉ पे हस्ताक्षर किया, यानी राष्ट्रपति, क्या लिखा गया है, राष्ट्रपति या राज्यपाल को किसी भी न्यायालय के सामने अपने आधिकारिक कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। राष्ट्रपति या राज्यपाल को किसी भी आधिकारिक कार्य के लिए, आधिकारिक कार्य अंडरलाइन ऑफिशियल एक्ट, आधिकारिक कार्य के लिए किसी भी न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। किसी भी न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा, ये बात लिख दी गई। और लास्ट में ये भी लिखा गया, लेकिन एक अपवाद है। इसका मतलब है इतने सब कंडीशन में एक बात तो दिख रही है कि राष्ट्रपति राज्यपाल को वैसे हम न्यायालय में ले ही नहीं जा सकते, कोई उनको न्यायालय दंडित नहीं करेगा, यानी किसी भी आधिकारिक कार्य के लिए वो न्यायालय में नहीं जाएंगे। और अगर न्यायालय में नहीं जाएंगे तो हमारे दंड देने का बाकी कोई प्रोविजन है नहीं कानून के हिसाब से। बाय रूल ऑफ लॉ तो यही है कि जो विधि का उल्लंघन करेगा उसे न्यायपालिका दंडित करेगी, और जो न्यायपालिका के सामने उत्तरदायी ही नहीं है उसे दंड देने का कोई प्रावधान है नहीं। लेकिन एक बात अनुच्छेद 361 में लास्ट में जो बात लिखी गई, ये बात याद रखिए भाई, निजी झड़प कभी भी हो सकता है, भाई संपत्ति का विवाद, पति पत्नी का विवाद। तो हमारे लिखा गया है कि राष्ट्रपति राज्यपाल का यदि कोई सिविल मामला है, सिविल का मतलब है हमारे केस दो प्रकार के होते हैं, आपराधिक, क्रिमिनल। आपराधिक का मतलब है, आपराधिक का मामला है जो काम समाज के खिलाफ किया जाए। अगर ए ने बी का मर्डर कर दिया, ए ने बी का मर्डर किया है, पूरे सामुदायिक ताने बाने पर हमला किया, इसी से क्रिमिनल केस कहा जाता है। ऐसे काम जैसे पूरे समाज के ताने बाने पर खतरा उत्पन्न हो रहा है, क्रिमिनल केस है। ऐसा मामला जो दो पक्षों के बीच का विवाद है, भाई मान लीजिए कि दो भाइयों के बीच संपत्ति का विवाद हो गया, तो इससे समाज में फर्क नहीं पड़ रहा है, वो तो दो पक्षों के बीच का मामला है, इसी का सिविल मामला। वही पति पत्नी बीच तलाक का मामला है, सिविल मामला है, इससे क्रिमिनल मामला नहीं है ये। भ्रष्टाचार क्रिमिनल मामला है, उसका पूरे समाज पर फर्क पड़ता है। इसलिए जो सिविल मामले हैं, सिविल मामलों को हिंदी में कहते हैं दीवानी। दीवानी मामलों में राज्यपाल राष्ट्रपति के खिलाफ उनके पद पर रहने के दौरान भी उनके किसी निजी कार्य के लिए कोई मामला न्यायालय में चलाया जा सकता है, लेकिन उसकी एक प्री कंडीशन है, बशर्ते, इसका मतलब बहुत ध्यान से सुनने की बात है, आपराधिक किसी भी मामले में आप राज्यपाल राष्ट्रपति के खिलाफ कोई मामला ला ही नहीं सकते। आपराधिक मामले में तो हो ही नहीं सकता, लेकिन निजी मामले में लाए, सिविल मामले में लाया जा सकता है। क्योंकि मान लीजिए संपत्ति का झगड़ा है, पति पत्नी का झगड़ा है, वो तो न्यायपालिका में आ ही जाएगा। बशर्ते जो भी व्यक्ति ऐसा मामला राष्ट्रपति राज्यपाल के खिलाफ लाना चाहता है, वो अपना नाम लिखेगा, पता लिखेगा, 2 महीने पहले एडवांस नोटिस देगा।
राष्ट्रपति राज्यपाल के खिलाफ कि ये आपके खिलाफ ऑब्जेक्शन है, मैं इसलिए मामला लाना चाहता हूं जिससे उसको पहले उठा लिया जाए। ये बोले पर मैं मजाक कही। बाकी बातें संविधान में 361 में लिखी गई हैं कि सिविल मामले के लिए मुकदमा लाया जा सकता है, बशर्ते उसके लिए 2 महीने की एडवांस नोटिस देनी पड़ेगी। और आजकल आप देखेंगे, हमारे अभी तो सबसे लेटेस्ट में था एमपी का राज्यपाल का मामला आया था, अन्यथा सामान्यतः राष्ट्रपति राज्यपाल के मामले में ऐसे विवाद आते रहे प्रतिभा से और ये एग्जामिशन दिया क्यों गया है? सवाल है, अगर हमारे यहाँ विधि के समक्ष समानता है तो 2 लोगों को ऐसा विशेषाधिकार क्यों दिया गया? 2 लोगों को विशेष छूट ऐसी क्यों दी गई? तो उसके 2 कारण है। पहला, ये कोई काम करते नहीं। भाई काम कौन करता है? मंत्रिपरिषद। काम कौन करता है? प्रधानमंत्री। अब सवाल है, आपके घर में किसी बच्चे ने लड़ाई कर ली, पड़ोसी को मार दिया और पुलिस दादाजी को उठा के चली गई, ये बात ठीक है? तो इसके पीछे तर्क देखिए, हमारे संविधान में जो भी चीज लिखी गई है वो क्या फैक्ट नहीं है, तर्क है उसके पीछे, लॉजिक है। और संविधान के बारे में कहा जाता है कि नथिंग इज मोर लॉजिकल देन कॉन्स्टिट्यूशन। उससे ज्यादा तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन में लॉजिकल हो ही नहीं सकता। हर चीज के पीछे रेशनल है, ऐसे नहीं लिखती गई है। तो पहला कारण ये है। और दूसरा, ये बड़ी गरिमा में पद है, बड़ी गरिमा में पद है। ब्रिटेन की परंपरा भी है, ऐसी गरिमा में पद अगर न्यायपालिका में जाने लगे तो संस्थाओं पर सवाल उठेगा। इसलिए आप देखते हैं कई बार तो ऐसा भी दिखता है कि हमारे सांसद विधायिका में जो सांसदों विधायकों के खिलाफ फर्जी मुकदमे हुए, उनसे संसद गरिमा प्रभावित हुई। आम जनता को क्या लगता है कि सारे सांसद विधायक चोर हैं? ऐसा है नहीं। बड़े सारे सांसदों विधायकों के ऊपर फर्जी केस है, 2-4% रियल में भी है, ऐसा मैं नहीं कर रही है। बहुत सारे विधायकों सांसदों पर फर्जी केस है। अभी अपने असदुद्दीन ओवैसी खूब बोलते थे, उनके खिलाफ पूरे देश में 150 केस चल रहे हैं। बैठ गए, उन्होंने कहा यार तो केस ही लड़ते लड़ते मैं मर जाऊंगा, सारे फर्जी केस थे। सांसद विधायक के खिलाफ तो हर आदमी है, इसलिए ऐसा प्रोटेक्शन दिया गया 361 में। बाकी कैसा प्रोटेक्शन है जो संविधान में नहीं लिखा गया है? एक प्रोटेक्शन संविधान में लिखा गया। अब मेरे बच्चे बताओ कहां कंफ्यूजन है तुम्हें? मतलब तुम्हारा सवाल इससे है पुलिस से है? चार्ज सीट फाइल, हाँ। अरे मेरे बच्चे, वैल्यू नहीं मानी जाएगी, वो जज तय करेगा। हम आप कौन होते हैं? वो तो जज पूछेगा ना, जज इनका बताएगा, उनसे पूछेगा, वो अलग मामला है। अरे निर्णय जज ही देगा भाई, पुलिस थोड़ी देगी। पुलिस पक्षकार है, न्यायाधीश नहीं है। आगे बढ़े, कुछ पूछना है? बताओ मेरे बच्चे। क्या? अरे मेरे बच्चे, आपने पूछा उपराष्ट्रपति को विशेषाधिकार क्यों नहीं दिया गया? उपराष्ट्रपति का पद बिल्कुल फुक्कड़ का है। अरे राष्ट्रपति को कागजी काम तो दिए गए हैं ना, राष्ट्रपति को नाम के काम दिए गए हैं। उपराष्ट्रपति को नाम का भी काम नहीं है, वो तो अपने नाम से वेतन भत्ता तक नहीं लेता। वो उपराष्ट्रपति का पद ऐसा है जैसे, ऐसा पद है, अमेरिका में कहावत है, जैसे कोई किसी कूड़ेदार में थूकना भी न चाहे, वैसा उपराष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति की एक ही सहारा है, काश राष्ट्रपति मरे और वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करे। बड़ा बेचारा है मेरे बच्चे। उपराष्ट्रपति के बारे में बेकार का पद है यार, लेकिन बेकार का पद तुलना के रूप में। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के कंपैरिजन में बेकार का पद हमारे आप में नहीं। हमें कोई पद दे दोस्तों, हम जाके उधर बैठ जाए। अरे इतना, और इसलिए अभी तो उपराष्ट्रपति महोदय ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का कि प्रधानमंत्री जो सेंट्रल विस्टा बनवा रहे हो कम से कम, अरे देखो राष्ट्रपति के पास काम नहीं है, महल तो है। कमाल की बात है, राष्ट्रपति के पास काम नहीं है, महल है इतना बड़ा। राष्ट्रपति भवन में रह जाना, आप जानते हो 10 साल उम्र बढ़ जाएगी। सारा स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, उसमें सारा आयुर्वेदिक प्रोडक्शन होता है, राष्ट्रीय ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है राष्ट्रपति महोदय खाने के लिए। 10 साल उम्र बढ़ जाए, काम कुछ नहीं है, बस ऐसे ही घूमने टहलने वाला काम है। कमाल की बात है। ऐसे एक बात याद रखिए, राष्ट्रपति का पद बिल्कुल अर्चना पूरन सिंह जैसा है। नाम आप जानते हैं, जो केवल कपिल शर्मा शो में हा 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 करने का मजा लेती है।
और उपराष्ट्रपति को तो हाँ भी नहीं कर पाता वो तो। इसलिए उपराष्ट्रपति ने कहा रे भैया काम नहीं दिया, ऐसा कुछ महल तो दे दो। तो सेंट्रल वेस्ट में पहली बार कहा कि हाँ अब उपराष्ट्रपति का एक भवन बनेगा, उनका भी एक हाउस बनेगा। अभी तक नहीं था, न काम था न भवन था, इसे नहीं दिया गया। उसको देने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि हर जगह सिग्नेचर किसका होता है? प्रेसिडेंट का। हमारे यहां सरकार के जो भी काम होते हैं उस पर साइन किसका होता है? प्रेसिडेंट का। काम नहीं होता, साइन होता है। काम तो कोई और करता है। अच्छा, आप लोगों के पास कोई स्कूटी बाइक है? किसके पास है स्कूटी? मैं मांगूंगा नहीं, मैं कह रहा हूं किसके पास है स्कूटी? अच्छा, जो स्कूटी आप लोगों ने खरीदी आपके नाम है, पापा के नाम है? ऐसे इनके पापा स्कूटी के संवैधानिक प्रधान है, और चला कौन स्कूटी रहा है? ये प्रधानमंत्री है। और पापा क्या हो गए? तो चलाने वाला महत्वपूर्ण है, इसके नाम से स्कूटी है वो इंपॉर्टेंट है। उपराष्ट्रपति, उसमें पेट्रोल पंप है क्या है समझ में नहीं आता है उसमें। और किस बच्चे ने सवाल पूछा था? अरे केस ज्यादा मत बनाओ यार तुम। अरे मेरे पुत्र क्यों इतना केस बना रहे हो यार? क्या? अरे मेरे, अब देखो तुम भी गलत ही काम कर रहे हो। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री करेगा तो अलग बात है। अरे भाई, हर बात पे एक बात याद रखो, कोई भी पूर्ण सच नहीं होता, नजरिया होता है। इसे क्या कहें? पीछे सवाल है तो दाग मेरे बच्चे, दाग। कौन पूछ रहा है? हाँ बताइए, क्या क्या पूछा आपने? मतलब समझ नहीं पाया, क्या पूछा आपने? क्या एक्सटेंड करेगा? क्या एक्सटेंड करेगा? स्कूटी? ओ नहीं, खोपचे में जाएगा जिसके नाम से। इसे आप याद रखना, अपने नाम का वाहन दूसरे को नहीं देना चाहिए। इतना सवाल क्यों पूछता है मेरा पुत्र? अरे डा एक बात याद रखो, इसलिए इसीलिए कहा जाता है पहले ज्ञान लेने के पहले डाउट दूर करो। संदेहात्मा विनिश्यति। जब संदेह उत्पन्न हो जाए, जब संदेह, अर्जुन के मन में संदेह ही था। टीचर काम क्या है? जब संदेहों से मुक्त हो जाओ तब बुद्ध हो गए। जब संदेह भरा उसका मतलब अभी अज्ञान भरा पड़ा है। सा उस और किसने पूछा? पूछो मेरे बच्चे। क्या? नहीं, 19 में पारित किया गया। और आप जानते हो कोई अधिनियम, अधिनियम पारित होने की दो शर्त है। पहला, लॉ पार्लियामेंट ने पारित कर दिया, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया, बात नहीं बनती। लॉ बनाने के लिए रूल बनता है, और रूल बनता है फिर नोटिफिकेशन आता है। आपने देखा कभी चेसिस, ट्रक की चेसिस कैसे आती है? ट्रक जब नई नई आती है, चेसिस में केवल 4 टायर होते हैं, ऊपर ड्राइवर रहता है। पार्लियामेंट जब लॉ बनाती है वैसे ट्रक की चेसिस जैसी होती है। उसके बाद अधिकारी उसके रूल्स बनाते हैं, फिर उसको नोटिफिकेशन आता है। यानी जैसे ट्रक जाती है बॉडी मेकर के पास, चेसिस या कंपनी से अगर कहाँ जाएगी? बॉडी मेकर। और बॉडी मेकर बिल्कुल चमचम बना के पीछे लगे लिखेगा, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। इसलिए पार्लियामेंट लॉ थोड़ा सा बनाती है, बाकी सब कौन करता है? पार्लियामेंट का क्या काम करती है? घर को तैयार कर देती है, फर्निशिंग वाला काम तो ब्यूरोक्रेसी करती है। ये संसद में बता देंगे आपको। किसी बच्चे ने पूछा अपनी इच्छा से शादी करने का अधिकार है? तुम्हें अपनी इच्छा शादी करने का अधिकार भी है नहीं, बच्चे हो तुम लोग अभी। किसी ने कहा किस अनुच्छेद में है? वो अनुच्छेद भी आया नहीं है, बस वो अनुच्छेद आया नहीं है। लेकिन शादी करने का इतना उत्साह मत रखो, मेरा कुछ काम कर लो, महान काम। कमाल की बात है। बताओ, अभी बड़े हुए नहीं शादी का मन मचला रहा है, कमाल की बात करते हो। सर, खाप पंचायत एनटीए रोमियो के विरुद्ध न्यायालय जाया जा सकता है? किसी के खिलाफ भी न्यायालय आप जा सकते हैं, लेकिन पढ़ लेना, न्यायालय बहुत जाना मत, इतना पैसा लगेगा दिमाग फट फट
न्यायालय जाने का मतलब समझते हो? उच्चतम न्यायालय, मैंने तो बता दिया उच्चतम न्यायालय जाओ। सलमान खान न्यायालय गए थे, एक सुनवाई की, एक हियरिंग की, 10 मिनट का। हरीश सावले को 40 लाख रुपए ऑफिशियल दिया था, तब हरीश सावले के लिए खड़े हुए थे, किताब पढ़ लो, ज्यादा व्यवहार मत कूदो, दुनिया बड़ी बेरहम है दोस्तों, दुनिया बड़ी जालिम है। इस शादी विवाह नहीं, पहले शक्तिशाली बनने का प्रयास करो, नहीं नहीं चुन्नू मिलेगा ना मुन्नू मिलेगा। अगला अगला पॉइंट जो व्यवहार की बात है मेरे दोस्तों, इसको लिखवाने की आवश्यकता तो नहीं है, लिख लिया सर, कुछ चीजें लिख भी लिया करो। अरे तो पॉइंट मैंने बता दिया। निजी मामलों वाला आपको नोट्स में लिखा भी होगा, निजी निजी मामलों वाला लिखवाना है। अच्छा लिख लो एक लाइन यार, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। राष्ट्रपति को, अंतिम पॉइंट है, राष्ट्रपति को आपराधिक मामलों में कोई छूट नहीं है। सॉरी, राष्ट्रपति को आपराधिक मामलों में छूट है, लेकिन राष्ट्रपति को आपराधिक मामलों में छूट है, लेकिन सिविल मामले में किसी प्रकार की छूट नहीं है, सिविल या दीवानी। सिविल मामले में कोई छूट नहीं है, क्योंकि उसके पद के दौरान उसके पद के दौरान न्यायालय में उसके विरुद्ध सिविल मामला लाया जा सकता है। उसके पद के दौरान न्यायालय में उसके विरुद्ध सिविल मामला लाया जा सकता है, बशर्ते इसके लिए 2 महीने पूर्व की नोटिस देनी होगी। बशर्ते इसके लिए 2 महीने पूर्व की नोटिस देनी होगी। दो महीने पूर्व की नोटिस देनी पड़ेगी। इतना ही है, हमने शॉर्ट कर दिया इसको, लंबा बहुत है, इन चीजों को मैं शॉर्ट कर दिया। तो अब हेडिंग चेंज कर लीजिए, समानता के अन्य आयाम। क्या है भारत में? अच्छा हाँ देखो ये, अच्छा अनुच्छेद अच्छा एक बात, लास्ट वाली बात हो ही गई। अनुच्छेद, बैठ जाइए। अनुच्छेद 361 में क्या है? विशेषाधिकार संवैधानिक है, लेकिन एक व्यवहारिक है, एक व्यवहारिक है। हमारे यहाँ अनुच्छेद 14 का एक और एक्सेप्शन है, वो है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल मतलब है जो किसी आर्टिकल में नहीं लिखा गया, विधि में नहीं है, संविधान में नहीं है, और सीधी सी बात है, ये भारत में रहने वाले सभी राजदूतों को मिलती है, और ये जिनेवा कन्वेंशन से है। जिनेवा कन्वेंशन से, ये इंटरनेशनल लॉ का पार्ट है और ये लॉजिकल है। आप याद रखिएगा, अगर राजदूत, यानी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हमने तो कह दिया कि पूरे भारतीय भूभाग पर भारतीय राज्य की संप्रभुता है, लेकिन इसका एक्सेप्शन है कि नई दिल्ली में जो पाकिस्तान का दूतावास है उसमें भारतीय पुलिस एंट्री नहीं कर सकती। ये एक अपवाद है। इसे कई चीजों को हम जो सामान्य बोलते हैं उसके बड़े एक्सेप्शन भी आ सकते हैं, और खासतौर पर राजदूतों के मामले में ऐसा रखा गया है क्योंकि एक परंपरा ऐसी बना दी गई। क्यों ऐसा छूट दिया गया है कि मान लीजिए कोई हमारा राजदूत है और वो किसी, मान लीजिए कोई हमारा राजदूत है, अब भारत का कोई राजदूत है, वो तैनात हो गया पाकिस्तान में, जिस समय कट ऑफ मामला है, पाकिस्तान में इस समय राजदूत हमारा नहीं है, न वहां का राजदूत इधर है, नहीं हमारा राजदूत, तो बाकायदा कश्मीर से 370 हटाने के बाद परिस्थितियां बड़ी प्रतिकूल हैं। लेकिन जितने भी राजदूत हैं उनको किसी भी देश में तैनात किया जाए, कि मान लीजिए कि आज की डेट में रूस का राजदूत अमेरिका में तैनात है, अब अमेरिका और रूस का राजदूत यूक्रेन में तैनात है। अब जरा सोच के देखिए, राजदूतों को इसलिए 2 कारण से इम्यूनिटी दी गई है। अगर राजदूतों को ये विशेषाधिकार या छूट न दी जाए प्रैक्टिकल रूप में जिनेवा कन्वेंशन के हिसाब से, फिर तो यूक्रेन के राजदूत को रसिया लपेटे में ले लेगा, भाई सीधी सी बात है। इसलिए हमारे यहां ऐसी बात कही जाती है
कि हमारे यहाँ बड़ा एक आरोप आया है देवयानी कोबरा गार्ड जिस समय इस समय थाईलैंड और म्यांमार को मामले को दिख रही हैं, अमेरिका में राजदूत बना दी गई थी और अमेरिका में उनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने कानून का उल्लंघन किया। यहाँ से घरेलू नौकर लेकर अमेरिका में गई, वहां कानून का उल्लंघन था, लेकिन भारतीय सरकार ने कहा कि अमेरिकी न्यायालय के सामने उनका कोई मामला नहीं चलेगा क्योंकि राजदूत है। अमेरिका सरकार करे थे नहीं है, ये डिप्लोमेट नहीं है। दूतावास में काम करने वाला हर आदमी को डिप्लोमेट का स्टेटस नहीं होता, कुछ ही लोग होते हैं जिनको डिप्लोमेट होता है। डिप्लोमेट के बड़े फायदे हैं, आप कहीं इंटरनेशनल विजिट आप कर रहे हैं, आपको लाइन नहीं लगाना है। डिप्लोमेट्स की अलग लाइन होती है, जो आईएफएस लोग बनते हैं, पद के तो अपने फायदे होते ही हैं, बाकी सब लाइन में लगे रहिए 2 घंटे में। और डिप्लोमेट का पहला कि क्यों दिया गया छूट, क्योंकि उनके खिलाफ कोई विद्वेष से कार्रवाई नहीं हो पाए। दूसरा छूट क्यों दिया गया है, अमेरिका का आदमी भारत के तकाजों को नहीं जानता, भारत कानून को नहीं जानता। अमेरिका के एक अधिकारी थे और भारत में एड्स की अवेयरनेस का प्रोग्राम चल रहा था, सार्वजनिक मंच था, शिल्पा शेट्टी हमारे यहाँ से थी और अमेरिका के राजदूत ने सार्वजनिक रूप में जो शिल्पा शेट्टी के साथ किया वो हमारे यहाँ अनएक्सेप्टेबल है। भाई हमारे कल्चर लगे, हम किसी से मिलते हैं नमस्कार करते हैं ऐसे दूर से, अमेरिका में कोई मिलता है इधर उधर करता है। तो अब इस तरीके से जो पब्लिक मंच पे हुआ वो हमारे कानून के हिसाब से अश्लीलता है, लेकिन उनके अब लोगों ने कानून में न्यायपालिका मामला दायर कर दिया, लेकिन चूंकि डिप्लोमेट का मामला है ये कानून कोई लागू नहीं होगा। इसका मतलब किसी अमेरिका के राजदूत ने कल यहाँ हमारी जेब में किसी की हत्या कर दी तो भी उसको चार्ज नहीं किया सकता, उसको हम उसी देश में भेजेंगे। हम क्या करेंगे, हम शिकायत करेंगे, अमेरिका उसको वापस भेज देंगे, अमेरिकी न्यायालय उसे ट्रायल करेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, रेयर केस में ऐसा होता है, राजदूत संबंध बनाने के लिए जाता है और राजदूत ऐसे काम करता पूरे देश की बदनामी होती है। वैसा राजदूत काम नहीं करता, इसलिए उसको एग्जाम्पशन दिया जाता है। कई देशों, यूरोप में कई देशों में आप देखेंगे हमारे यहाँ ड्राइविंग की सीट दाएं तरफ होती है, वहां लेफ्ट साइड होती है, तो हो सकता है वो ट्रैफिक नियम हमारा ना जानता हो, इसलिए उनको ऐसा एग्जाम्पशन दिया गया। 14 उनके ऊपर भी लागू नहीं होता, लेकिन ये सैद्धांतिक नहीं व्यवहारिक है, संविधान विधि में इसका कोई उल्लेख नहीं है। हेडिंग लिख लीजिए, क्या लिखा आपने, हेडिंग वही रहेगी, क्या लिखा आपने, क्या इनके लिए कानून नहीं है, इनको वापस भेजा जाएगा उसी देश में, इनके लिए कानून नहीं, हमारा कानून इन पर लागू नहीं होता, जिनेवा कन्वेंशन का ये भाग है। कारण मैंने बता दिया। आगे हेडिंग में सामाजिक समानता, यानी समानता के अन्य आयाम, पहला पॉइंट, समानता के अन्य आयाम। पहला, अनुच्छेद 14 में समानता के व्यापक आधार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 14 में समानता के व्यापक आधार का उल्लेख किया गया है। जबकि अनुच्छेद 15, 16, 17 और 18 में अनुच्छेद 15, 16, 17 और 18 में इसके विशिष्ट आयामों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 15, 16, 17, 18 में इसके विशिष्ट आयामों का उल्लेख किया गया है। इसके विशिष्ट आयामों का उल्लेख किया गया है। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आप देखेंगे कि अनुच्छेद 15 और बात कल भी हमने बताई थी, इसका मतलब है, इस बात को अगर आप देखेंगे हर जगह आपको 2 दिखेगा। एक, विधि के समक्ष समानता, यहां से क्लॉज 1 से क्लॉज 2 तक क्या है, विधि के समक्ष समानता। क्लॉज 3 से विधि का समान संरक्षण शुरू हो जाएगा, इसलिए कोई भी अधिकार हमारे एब्सोल्यूट नहीं है। तो लिखा यह गया है, राज्य किसी भी नागरिक, यहां व्यक्ति है, नागरिक आ गया, इसका मतलब है हमारे कुछ फंडामेंटल राइट विदेशियों को मिलते हैं, और क्या विदेशियों को मिलेंगे क्या देशियों को मिलेंगे, इसका लॉजिकल तरीका है, रटने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लीजिए कि यूक्रेन का, अब हम एक एग्जांपल आपको बता दें, यूक्रेन का कोई भी निवासी गोवा गया टूरिज्म के लिए, तब तक यूक्रेन रशिया के बीच वार छिड़ गया। अब वो व्यक्ति भारत सरकार की परमिशन से गोवा में अभी वापस नहीं जा रहा है,
कंडीशन नहीं है, तो क्या हमारी राज्य कोई कानून बनाकर उसको दंडित कर देगी? भाई विधि के समक्ष समानता का सब सिद्धांत उसको भी लागू होगा। लेकिन अगर वो सोचे कि भारत में कहीं भी चला जाए और कोई संसद कोई कानून बनाए विदेशियों के लिए भी वैसा हो, वैसा कानून बनाना संभव नहीं है। भाई विदेशी कोई व्यक्ति होगा पहला, अच्छा उसको जीवन का अधिकार देंगे या रोज खोपचे में लेकर ठुकाई करेंगे? तो स्वाभाविक रूप में अनुच्छेद 14 हो गया, यानी 20-21 हर आदमी को देंगे। अरे 21 हर आदमी को देंगे, 20-21 हर आदमी को देंगे, धार्मिक अधिकार देंगे ही देंगे। यानी आप किसी विदेशी को जो अधिकार मिलेगा 14 बिल्कुल मिलेगा, 20-21 मिले, जीवन का अधिकार तो मिलेगा। अब ऐसा कोई विदेशी आदमी हो गया उसका लगे बाल ही नोचने, मुंह नोचने लगे, ऐसा नहीं परमिशन होगा। भाई हम भी कहीं जाते हैं तो हमारे साथ भी ऐसा हो जाएगा। इसलिए कुछ मानवता के तकाजे हैं, विदेशी हो। लेकिन अब कोई यूक्रेन का व्यक्ति आ गया, उसने सोचा यार अब रसिया कैसे जाए, और उसे पता चल गया अच्छा यूपीएससी का है, एग्जाम भी होता है, और पता चलो से चलो भाई लगे यूपीएससी की तैयारी कर लेते हैं, क्या उसे अधिकार ये मिलेगा? नहीं, हमारे यहाँ खुद ही इतनी फौज है। अरे अपनी राज्य की सेवा में विदेशियों को भागीदारी नहीं दे सकते, क्योंकि सिक्योरिटी मामला होता है, लॉयल्टी का मामला है। आपको जानते हैं सिविल सेवा का मतलब कल के लिए डिफेंस सेक्रेटरी होगा, और विदेशी आदमी हमारी रक्षा पोल ले लेगा तो हम रहेंगे बर्बाद हो जाएंगे। अरे भाई विदेशी लोगों को क्या क्या अधिकार नहीं दिया जाता, उसका लॉजिकल कारण है। तो सेवा में समानता नहीं दी जाएगी, अल्पसंख्यक अधिकार थोड़ी दिए जाएंगे। ये मामला भी नागरिकता अधिनियम में मसला फंसा हुआ है। भारतीय राज्य कह रही है कि नागरिकता अधिनियम बनाकर हमने भारतीय मुसलमानों के साथ भेदभाव थोड़ी किया है। अल्पसंख्यक अधिकार तो भारतीयों को मिलेगा, विदेशियों को अल्पसंख्यक अधिकार हम क्यों दें? अभी न्यायालय तो अंतिमतः तो न्यायालय ही निर्णय करेगी। इसलिए अल्पसंख्यक अधिकार हमारे यहाँ भारतीयों को मिलेगा, विदेशियों को थोड़ी मिलेगा। 29-30 भारतीयों को मिलेगा। अब कोई विदेशी आ जाए कहे ना हमें झींगा लाला जो कपड़ा पहन के चलने कैसे ठमक ठमक आजादी है, हमें करना भाई तुम्हें आजादी नहीं है, 29-30 नहीं मिलेगा, 16 नहीं मिलेगा, 16 नहीं मिलेगा, और क्या नहीं मिलेगा? 15 नहीं मिलेगा, नहीं 20 तो मिलेगा। अरे 19 मिल ही नहीं सकता। क्यों? अब कोई विदेशी आ जाए और हमारे यहाँ ऐसा कुछ फिल्म बना दे, अब कोई हॉलीवुड का डायरेक्टर आ जाए तो आप समझ लीजिए ऐसी फिल्म बना देगा जिसको मैं देखने में बहुत मजा आएगा। अरे अरे हमारी एक बात याद रखो, हमारी फिल्में देखने में थोड़ा खराब क्यों लगता है? हमारी फिल्म बनती है तो सेंसर बोर्ड काटता है, और अमेरिका में तो कुछ आके ऐसा ऐसा कह देंगे जो हमारे यहाँ एक्सेप्टेड नहीं है। अरे मेरे बच्चों, ग्रेटा थनबर्ग ने, अब पता चला कि हमारे किसान आंदोलन के बारे में कनाडा से लोग बोल देंगे तो आपत्तिजनक है कि नहीं है? बोलने की आजादी विदेशों को दी नहीं जा सकती, क्योंकि हमारे ने कल्चर को जानते हैं ना। पता चला कुछ ऐसा बोल दिया, राष्ट्रीय एकता अखंडता प्रभावित हो गई। और पाकिस्तान के आदमी को यहाँ ला देंगे तो क्या कहेगा? कश्मीर हमारा है, उनका भाग जाओ नहीं तो दौड़ा लेंगे भी। इसलिए मैं एक बार गांव में गया, मैंने देखा एक बच्चा था हॉलीवुड में भी दिख रहा था। मैंने कहा यार इसका मतलब बच्चे भी इंग्लिश सीख गए हैं क्या? हमने कहा कहाँ से इंग्लिश सीखा? उनका इंग्लिश सर से क्या मतलब है? हम कहा देख क्या रहे हो, समझ क्या रहे हो? क्या समझना क्या है तो देखना है केवल। मैं देखो बाबर पंथ। इसलिए मेरे बच्चों ये बताओ 19 विदेशियों को मिलेगा? अब इसको लॉजिकली याद रखोगे, दिमाग बंद करके रेटाफिकेशन करोगे? क्योंकि बात याद रखिएगा, आप लोग बुद्धिमान हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तर्क बढ़ता है, विवेक बढ़ता है। कहीं भी रटने की कोशिश मत करिए, हर चीज का तर्क ढूंढिए कि विदेशियों को मिलता है, देशी को मिलता है, इसके पीछे लॉजिक है, इसके पीछे बिल्कुल लॉजिक है। और अभी मैं अफगानिस्तान चला गया था क्लास लेने। अरे कल्पना करो, फिर अफगानिस्तान, दिमाग खराब है, मैं जाऊंगा अफगानिस्तान? अरे मेरे बच्चों, हम इस टीचर के रूप में माने x इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू 10 रुपए है। सी साइड में पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? वैसे हम, अरे सामाजिक समझौता प्रस्तावना में हुआ या रियल में हुआ? एक कल्पना थी या रियल में हुआ? कल्पना थी, रियल में क्या हुआ? रियल में समझौता थोड़ी हुआ। लेकिन वहां हुआ क्या, अब उसको बाद में बताएंगे। उसमें अभी आर्टिकल 15 देखना है, राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल क्या है? धर्म, मूल वंश, और एक बात याद रखिएगा, 3 शब्द हर जगह आएंगे, रिलीजन, रेस, आर 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 नहीं, आर आर आपने देखा है?
ये आर 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 नहीं है, ये आर आर सी है, या सी आर आर, सी आर। इसका मतलब है ये तीन शब्द हर जगह रहेंगे। तीन शब्द कहां पर रहेगा? 16 में भी रहेगा, 23 में रहेगा, 29 में रहेगा। ये तीन अनुच्छेद ऐसे हैं जहां डिस्क्रिमिनेशन आता है। तो चौथा पांचवा सब बदल सकता है, तीन हर जगह ऐसा रहेगा। तो धर्म के आधार पर मूल वंश का मतलब आप जानते हैं कि रूप रंग शारीरिक लक्षण के आधार पर जो डिवीजन है वो कैसा है? रेस का मूल वंश, मूल वंश कहिए, प्रजाति कहिए। उसके बाद लिंग, जन्म स्थान। अच्छा, जन्म स्थान के आधार पर कई लोग बड़े दुर्भाग्यशाली होते हैं। अब एक एक जमाना था, हमारा संविधान जिसमें लिखा गया था उसमें जेट इंजन नहीं थे। आज तो जेट इंजन के जमाने में एक एक दुनिया के एक भाग से दूसरे भाग में जाने की दूरी, आज मैं अगर यहां से सीधे जाना चाहूं अमेरिका, 16 घंटे। पुराने जमाने लोग जहाज से आते थे। गांधी बाबा लंदन से जा रहे थे दक्षिण अफ्रीका, इतना समय लगा कि हिंद स्वराज लिख दिया उसी समय, पूरी किताब लिख दी। तो मान लो कुछ लोग सफर करते थे, बच्चे उच्चे उसी में पैदा हो जाते थे। ओ माय गॉड यार, कई कई बार तो मैं देख के दंग रह जाता हूँ। हिस्ट्री, कई राजा महाराजाओं ने कितना समय तो अपना चलने में लगा दिया होगा। अब पता चला कि अफगानिस्तान से ढेंचुक ढेंचुक खैबर दर्रे से पूरा कारवां गुजर रहा है। इसीलिए मान लो कोई शिप में बच्चा पैदा हो गया तो उसको हम भेदभाव करेंगे? पहले ऐसी घटनाएं होती थी। अगर हमारा संविधान आज ही लिखा गया होता उतनी समस्या न आती। भाई माँ, अब जहाज में तो कोई पैदा हो नहीं सकता, जहाज इतनी तेजी से जाती है। और जहाज में लोगों के पास समय होता था, लेकिन जो पानी वाली जहाज थी वो जाने में महीनों महीने लगा देती थी, तो अनुमान तो हो नहीं पाता था किसी को। अब इसका मतलब है, अब ये सोच लो हमारे संविधान निर्माताओं ने इतना बारीक ध्यान रखा किसी के जन्म स्थान कहीं हो जाए। खास बात है, सोनिया गांधी के जन्म स्थान इटली है, इसके बावजूद हमारी नागरिक हैं। भाई जन्म स्थान किसी के बाहर हो सकता है, हम कोई भेदभाव उनके साथ नहीं करेंगे इसलिए कि उनका जन्म स्थान बाहर है। जन्म स्थान कहीं हो, लेकिन जन्म स्थान तो ये भी हो जाता है, कई बार तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। मान लो कि इंटरनेशनल वाटर में जन्म स्थान हो गया, इसका जन्म स्थान कहाँ माना जाए? तो उसके तय करने के अलग अलग तरीके हैं कि झंडा किस देश का है, जहाज किस देश का था, टेरिटरी किस देश की थी, उस हिसाब से तय करते हैं। इसलिए हमने लिख दिया इनके आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा। इसका सीधा मतलब है राज्य भेदभाव नहीं करेगा। अब इसके एग्जाम्पल आप लिखिए, कैसे लिख लीजिए इस बात को हम एग्जाम्पल ग्रुप में कैसे लिखें, लिख लीजिए। राज्य के द्वारा, राज्य के द्वारा विधि का निर्माण किया जाता है। राज्य के द्वारा विधि का निर्माण किया जाता है जिसमें किसी भी नागरिक के साथ अब देखो लिखने में कैसे आप नोट्स में लिखोगे, जैसे कभी भी आप देखो तो आपको तुरंत याद हो जाए। अब इसको ऐसे लिखोगे, लाइन में नहीं है, ऐसे आर आर सी, धर्म, उसके बाद मूल वंश, उसके बाद ऐसे आप नोट्स में लिखोगे। मतलब भाई ऑब्जेक्टिव एग्जाम के कई बार किस आधार पर भेदभाव मना किया गया है, आप नोट्स में जैसे देखो कीवर्ड आपके साथ आ जाएंगे। अब पता नहीं एक ही लाइन में सब खाच पाच कर रखा है तो ढूंढना पड़ेगा उसको। दूसरा, तीसरा क्या है? सी में क्या, आर आर सी, सी में क्या है? जाति। उसके अलावा दो शब्द क्या आ गए? लिंग और जन्मस्थान, ये 5 आधार है। क्या लिखा आपने? नागरिक के साथ केवल इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। केवल इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा।
जिससे यह प्रतीत होता है कि इनके अलावा शैक्षिक योग्यता, शारीरिक दक्षता, इसे प्रतीत होता है कि इनके अलावा शैक्षिक योग्यता, शारीरिक दक्षता के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। शैक्षिक योग्यता, शारीरिक दक्षता के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। उन्नीस सौ 1950 में, अगला पॉइंट है, वर्ष 1950 में पहली बार मद्रास प्रांत के द्वारा मेडिकल कॉलेज में आरक्षण का प्रावधान किया गया। मद्रास प्रांत के द्वारा मेडिकल कॉलेज में आरक्षण का प्रावधान किया गया, जो संविधान लागू होने के बाद दिया गया पहला आरक्षण था। लेकिन चंपकम दोरई राजन वाद में चंपकम व्यक्ति का नाम है, चंपकम दोरई राजन। याद रखिए, पहले मद्रास प्रांत था, आज तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया। क्या लिखा आपने? चंपकम दोरई राजन वाद में मद्रास सरकार के आरक्षण किस प्रावधान को पहली बार उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई। आरक्षण किस प्रावधान को पहली बार उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई? जिसे अनुच्छेद 15 के उपखंड 1 और आप याद रखिए, अनुच्छेद 15 की बात ही नहीं है, एक अनुच्छेद 29 का क्लॉज 2 है। आगे आपको यहां पे क्या लिखा आपने? अनुच्छेद 15 के उपखंड 1 और अनुच्छेद 29 के क्लॉज 2 का उल्लंघन माना गया। अनुच्छेद 29 के क्लॉज 2 का उल्लंघन माना गया। आर्टिकल 15 क्लॉज 1 और आर्टिकल 29 क्लॉज 2 का उल्लंघन माना गया। अच्छा, ये फैक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, अब आपको आर्टिकल 15 क्लॉज 1 बता दें। आर्टिकल 15 क्लॉज 1 में लिखा गया है कि राज्य के द्वारा केवल धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी मामले को नागरिकता अधिनियम में जोड़ के देख लीजिए। क्या नागरिकता अधिनियम में मुस्लिम को अलग किया गया है केवल धर्म के आधार पर, कोई और आधार है? तो सरकार का तर्क है नहीं, केवल धर्म की बात नहीं, सुरक्षा की बात है, पड़ोसी राज्य की बात है। सरकार का तर्क है केवल धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता ने कहा केवल धर्म के आधार भेदभाव किया गया। और ये दोनों फैक्ट इसलिए बड़े इंपॉर्टेंट है। मूल अधिकार निदेशक तत्व के बीच का पहला विवाद इतिहास में है चंपकम दोरई राजन केस, और जो पहला मामला होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। संविधान लागू होने के बाद भारत में पहली बार किसी ने आरक्षण का प्रावधान किया था मद्रास प्रांत। लेकिन मद्रास प्रांत ने मेडिकल कॉलेज में जो रिजर्वेशन दिया वो जात के आधार पर था,
तो जात के आधार पर, और सही में केवल जात के आधार पर था। इसे चंपकम दुरईराजन केस का इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये पहली बार झगड़ा आया जो मूल अधिकार निदेशक तत्व के बीच का पहला झगड़ा था। निदेशक तत्व में आगे पढ़ना ही है, और लिख लीजिए चंपकम दुरईराजनवाद। चंपकम दुरईराजनवाद मूल अधिकार और निदेशक तत्व के बीच मूल अधिकार निदेशक तत्व के बीच उच्चतम न्यायालय के समक्ष पहला विवाद था, और केस हमेशा अंडरलाइन होना चाहिए। चंपकम दुरईराजनवाद मूल अधिकार निदेशक तत्व के बीच उच्चतम न्यायालय के समक्ष पहला विवाद था। जहां उच्चतम न्यायालय ने पहला विवाद था जहां उच्चतम न्यायालय ने मद्रास राज्य के आरक्षण को रद्द कर दिया। जहां उच्चतम न्यायालय ने मद्रास सरकार के द्वारा दिए गए आरक्षण को रद्द कर दिया। अच्छा, मद्रास सरकार के द्वारा दिए गए आरक्षण को रद्द कर दिया। क्यों रद्द कर दिया? क्यों? केवल मूल अधिकार के खिलाफ है, यानी मद्रास सरकार के दिए गए आरक्षण को रद्द कर दिया। और चंपकम दुरईराजन उच्चतम न्यायालय कैसे पहुंचे होंगे? किस अनुच्छेद का प्रयोग करके? 32। और इसका मतलब है ये मद्रास सरकार के द्वारा दिया गया आरक्षण था या बुलेट प्रूफ पे हमला था? तो बुलेट प्रूफ कहां है? बुलेट प्रूफ कहां है? भूल गए? 13 का क्लॉज 2। एक ही बात तो बार बार आप रिपीट करके पढ़ेंगे। ये पहले मामला झगड़ा का था और मद्रास सरकार ने आरक्षण के प्रावधान को रद्द कर दिया। बात पॉलिटिक्स आप समझिए। आर्टिकल 15 तब आप समझ पाएंगे जब आप पॉलिटिक्स पढ़िए। बिना पॉलिटिक्स से आर्टिकल पढ़ेंगे बात समझ नहीं आएगी। अच्छा, आर्टिकल 15 देखा भी है या पढ़ ही रहे हैं? आर्टिकल 15 देखा नहीं है? किसने देखा है? क्या है आर्टिकल 15? अरे पिक्चर है मेरे बच्चे, बैठो यार। जाति धर्म, ओ माय गॉड। आर्टिकल 15 पिक्चर है एक करा जाति धर्म मूल लोग तो लिखा हुआ है यार। मेरे बच्चे बहुत पढ़ने लिखे वाले, पिक्चर नहीं देखते लगता है। क्या क्या? वही मैं पूछ रहा था मेरे बच्चे। कोई बात नहीं। अच्छा, एक खास बात है, बात पॉलिटिक्स ध्यान रखना है। संविधान नया नया बना था, कांग्रेस पार्टी को चुनाव जीतना था। पहला चुनाव 1951-52 में होने वाला था और ये कांग्रेस के लिए बड़ी परीक्षा थी। यानी हमारा चुनाव लगभग 51 अक्टूबर शुरू हुआ, 52 तक चला, मार्च तक। अब ऐसी कंडीशन में कांग्रेस ने वादा कर दिया था बस एक बार देश आजाद हुआ दूध की नदियां बहेंगी, बस एक बार देश आजाद हुआ झील के दही की झील बन जाएंगे, जिसको जहां मर्जी बस लोटा लेके जाए लेके चला है। नेहरू ने कहा था एक एक आंखों से आंसू पूछ देंगे। इसलिए जैसे ही देश आजाद हुआ दो प्राथमिकता में बात आई, जमींदारी उन्मूलन, भूमि सुधार कार्यक्रम। एक तरफ राज्य भूमि सुधार कानून लेकर आगे बढ़े और संयोग की बात है दूसरी तरफ आरक्षण। आज भी वही आरक्षण बना हुआ है। आरक्षण था सामाजिक न्याय देने का माध्यम था, भूमि सुधार था सामाजिक न्याय देने का माध्यम था। और आगे चल के हम बता देंगे कि भूमि सुधार आरक्षण लागू करने की कवायद हुई क्यों। सरकार ने कहा निदेशक तत्व लागू करेंगे, भाग 4 में आगे चल के निदेशक तत्व पढ़ेंगे। और जैसे निदेशक तत्व को लागू करने के नाम पर इन लोगों ने नए नए कानून बनाए, लोगों ने उच्चतम न्यायालय में जाके चैलेंज कर दिया। उनका ये देखो फंडामेंटल राइट को खरोच रहा है, फंडामेंटल राइट पे हमला कर रहा है। और पतंजलि शास्त्री ने जो हमारे यहाँ कानिया के बाद जज बने, टोटे कर दिया। उसके बाद मद्रास प्रांत के मुख्यमंत्री मिले नेहरू से,
बिहार के मुख्यमंत्री मिले नेहरू से, उनका नेहरू जी चुनाव हार जाएंगे। नेहरू ने कहा प्रॉब्लम क्या है? उन्होंने कहा बताओ, हमने आरक्षण दिया, सामाजिक न्याय हम करना चाहते हैं, निदेशक तत्व को लागू करना चाहते हैं, और न्यायपालिका है कि हर बात को रद्द कर देती है। नेहरू का चिंता की बात नहीं है, न्यायपालिका काम दिया गया है। अच्छा, नेहरू ने कभी न्यायपालिका की आलोचना कभी नहीं की? नेहरू ने कहा भाई न्यायपालिका काम ही है ये रद्द करना, अब चिंता करने की बात नहीं है। बस एक बात याद रखो, हम न्यायपालिका काम को रोक सकते हैं। तो लोगों का कैसे रोक सकते हो? उनका हमें पहला संविधान संशोधन लाना पड़ेगा। इसलिए पहला संविधान संशोधन बड़ा हिस्टोरिकल माना जाता है, जो फंडामेंटल राइट पे बड़ा अटैक था। तो पहला संविधान संशोधन किस रूप में आया? उसके बाद ये भी आप देख लीजिए, कोई भी नागरिक केवल बात वही, सब सारी बात वही है, पांचों शब्द यही है, इनमें से किसी के आधार पर किसी भी दायित्व या प्रतिबंध। अच्छा, यहां विकलांगता का मतलब है डिसेबिलिटी। अब डिसेबिलिटी का आजकल तो दिव्यांगता कहते हैं, अयोग्यता कहते हैं। तो डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी या रिस्क शर्त के अधीन नहीं होगा। कहां तक? दुकान, कहां रेस्टोरेंट, कहां होटल, कहां पीबीआर। दुकान क्या है? सागर रत्ना दुकान। अच्छा, दुकान में आप जाए, कॉपी की दुकान, किताब की दुकान, कॉपी की दुकान, किताब की दुकान में किसी नागरिक के साथ इन आधारों पर भेदभाव होगा क्या? आप दिल ले गए भाई रजिस्टर दो, लिखेंगे, दुकानदार ने कहा जाति क्या है बताओ, पूछेगा नहीं। लेकिन रजिस्टर का पैसा लेगा नहीं लेगा? आपके नाश्ता अनुच्छेद 15 एक दिखा देंगे, पैसा भी नहीं लेगा, पैसा देना पड़ेगा। आप चले गए होटल अशोका में रह लिया, हयात में रह लिया, दिल्ली में तो एक से होटल है, 5 स्टार 7 स्टार होटल में रह लिया, खाना खा लिया, उनका पैसा, उनका अनुच्छेद 15(2) देखो, होटल 15(2) क्या कहता है? जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर मना नहीं किया जाएगा, पैसा लिया जाएगा। वहां अनुच्छेद, वहां पे बेयर काम नहीं करेगा, वहां पैसा देना पड़ेगा, नहीं उसके बाद फिर बर्तन घिसना पड़ेगा। इसका मतलब है, अब सवाल है, और कई आधार पर, और इस केवल जाति धर्म के आधार पर रिस्ट्रिक्शन नहीं हुआ। अब जामनगर में किसी शादी हो रही है, आप कहेंगे ना इसी समय इसी होटल में मुझे भी रुकना है, होटल मना कर देगा। क्योंकि जब अंग्रेज हमारे यहाँ थे तो कई होटल, आप याद रखिए, अंग्रेज तो कई जगह हमें चलने ही देते थे। जितनी सिविल लाइन्स है, मॉल रोड है, इनका नाम इसलिए था, भारतीयों को इस रोड पे चलना मना था। क्योंकि भारतीयों के साथ क्या था, कहीं चलेंगे थूक देंगे, कहीं चलेंगे कुछ और कर देंगे, हम तो फ्री लोग थे। अंग्रेज क्या करते, बड़े असभ्य हैं भाई। अच्छा, हम कहीं होटल में आते हा हा करना शुरू कर देते थे। और देखो हम होटल में, अब हम लोग खाने पीने का तरीका हमारा था। अभी दक्षिण भारतीय जाइए, पत्तल में चावल लिया जाता है, ऐसे खाए, ऐसे मारते हैं। अंग्रेज देखते हैं ये क्या बेकार का खाने का तरीका है, अरे चम्मच लो, फॉर्क लो, ऐसे खाओ। इसे कई जगहों कहते थे इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। बाकी कल आज के लिए